है और 100 सवाल यहाँ पर हैं आपके जीएस फर्स्ट पेपर में, प्रीलिम्स में, जीएस फर्स्ट पेपर, और इसी के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। इस बार स्पष्ट हो गया है कि जिसको 92 पॉइंट समथिंग मार्क्स है 2020 वाले प्रीलिम्स में, उसका पीटी क्वालिफाई उसने किया है। यहाँ पे आउट ऑफ 80 सी सेट में ध्यान रखना कि अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट इसको मैं बता देता हूँ, फिर इसको किनारे कर लेंगे। अगर आप 60 के आसपास सही कर रहे हो, 10 गलत भी हो रहा है, तो भी आप प्रीलिम्स पास कर रहे हो। ये प्रीलिम्स नहीं, आप सी सेट क्वालिफाई कर रहे हो। 27 सवालों पे हो रहा है, 27 सवाल क्वालिफाइंग है। अगर 27 करेक्ट केवल हिट करके आ जाओ तो प्रीलिम्स ओ सी सेट को आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो सी सेट के लिए अलग से कठिनाई हो तो आप शॉर्ट नोटिस पे हमारी चीज़ों को देख लोगे जो हमने क्लासेस ले रखी हैं। आज का मुख्य प्रयोजन जीएस के फर्स्ट पेपर में है कि यहाँ पे कौन से ट्रिक्स और टेक्निक्स काम करेंगे। आप समझो लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ 50% से कम 46 आउट ऑफ 100 47 क्वेश्चंस बनाने पे 100% करेक्ट अगर केवल 47 बना के आए हो पिछली बार तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो। तो ये बहुत टफ टास्क नहीं है, जहाँ अराउंड 50% से भी नीचे कट ऑफ जा रहा है। क्लास स्टार्ट हो गई है, अब आप उस पर फोकस करो। बहुत छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं तो पढ़ने में भी कठिनाई है। इसको बड़ा करना पड़ेगा। जरा इसको बड़ा कर दो तो इन लोगों का जो कमेंट है बड़ा कर सकते हो। कमेंट को यहाँ से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है कमेंट छोड़ दो, आप छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं। तो हम लोग आप ये ध्यान रखेंगे जो 100 सवाल आते हैं, 100 सवाल में कोई आवश्यक नहीं जीएस फर्स्ट पेपर में कि आप 100 का 100 सॉल्व करने का प्रयास करो। एक आपकी रणनीति होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके पहले एक प्लानिंग कर लो कि हो से पिछली बार 92 पॉइंट समथिंग मार्क्स पे हुआ है, अभी आ गया है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या है, मेंस का भी कट ऑफ कितना है 20 का, ये पता चल गया है आपकी बार में। क्लियर है? और कभी 110 12 भी कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ वेरिएशन है इसमें प्रीलिम्स के कट ऑफ में। तो अगर आप मुझे लगता है कि अगर 55 56 या 57 के आसपास 100% सही हो तो आप 100% सेफ जोन में रहोगे, जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो मान लो आप गए हो और आपको 100 सवाल मिल रहा है प्रीलिम्स में, जीएस के प्रीलिम्स में, और इसमें से आप 80 कर रहे हो और 80 करने में अगर 15 सवाल गलत भी होगा तब पर भी होगा। कोई जरूरी नहीं कि सब 100 का 100 करो। आप कुछ बातों को ध्यान रखना। पहली बात कि 9 अक्टूबर को लेट नाइट पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि 9 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, 9 अक्टूबर को ऐसा ना हो कि आप रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ रहे हो। ऐसा काम मत करना, पहली बात। दूसरी बात, जब सुबह उठो तो फ्रेश होकर आराम से जाओ सेंटर पे। ऐसा नहीं कि रास्ते में किताबें पढ़ रहे हो, तो बस में पढ़ रहे हो, तो रेलवे ट्रेन के भीतर पढ़ रहे हो, ये कोई आवश्यक नहीं। उस दिन बंडल ऑफ बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ अलग से प्रेशर ले लोगे मस्तिष्क पे। इतने साल अगर पढ़े हो और नहीं पढ़ाई हुई है तो 5-6 घंटे पढ़ के सवाल पकड़ लोगे, बड़ा कठिन काम है। अलग से प्रेशर ले लोगे। वॉल्यूम कम ही थोड़ा बढ़ा दो प्लीज, कम है वॉल्यूम, कम है। आवाज़ तो ठीक आनी चाहिए आपको, ठीक है, अभी आवाज़ ठीक हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो आप प्रश्नों को जब कैसे करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हो और प्रश्न तो टफ मिलेंगे ही, ये मान के चलना प्रश्न कठिन प्रवृत्ति के हैं। बिल्कुल प्रणाम, सारे लोग ठीक से रहो और प्रयास करो कि हो जाए। बहुत असंभव कार्य नहीं है। मानसिक रूप से सजग रहो, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो, और कॉन्फिडेंस अगर बहुत अच्छा है, थोड़ा लॉजिकल आप एनालिसिस करने की ताकत रखते हो, तो आप जितने ज्ञान के साथ जाओगे 5 सवाल ज़्यादा सही करोगे। और प्रेशर के साथ जाओगे, तनाव के साथ जाओगे, थका हुआ मस्तिष्क के साथ जाओगे, तो जो सही भी होना है उसको भी गलत करके आ जाओगे। तो 9 तारीख को लेट नाइट मत पढ़ना। बस से अगर जा रहे हो तो बस में सीट मिले तो किताबें खोल के मत पढ़ना, ये ज़रूरत नहीं है। बहुतों को मैंने देखा है, अपने अनुभव से सलाह दे रहा हूँ।
वैसा करने से, पढ़ाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और वो सवाल मिल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, मेंस में तो थोड़ा बहुत रहता भी है, इसको प्रीलिम्स में मिलेगा, कहना कठिन है। बिल्कुल मिलना आकाश सिंह, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद। ठीक है, सिर्फ PYQ लगा रहे हैं, बिल्कुल। फिर बस PT अभी करो अब, और केवल प्रीवियस ईयर्स के सवालों को थोड़ा बारीकी से देखो, कौन सा गेम पिछले बार 20 में और कुछ अलग तरीके के सवालों की स्थिति उभरी है। यूपीएससी हर एक साल रिसर्च करके सवाल बनाती है, अगर आप गौर से देखोगे तो। मैं कई वर्षों से यूपीए के सवाल को जब आता है तो 2-4 घंटा मैं भी बैठता हूँ, जबकि जीएस के प्रीलिम्स से मेरा सीधा नाता नहीं है। मैं ट्रेंड को पकड़ता हूँ, देखता हूँ कि टीचर का माइंड सेटअप कौन सी दिशा में जा रहा है, तो उसके कुछ चीज़ों को हम आज इंगित करेंगे। आज हम ऐसे सवालों को देखेंगे जिसका सवाल हमको नहीं लगता है आप में से कोई, हो सकता है कोई पढ़ा हो तो निकाल ले, अदरवाइज पढ़ते ही लगता है कि इसका उत्तर तो आने वाला नहीं है। और वैसे में क्या बुद्धि लगे, हम ये देखने का प्रयास करेंगे। रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करोगे? अभी रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, अभी मैं कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। यस, ऑप्शनल की ऑनलाइन क्लास हमारी याद आती है सर, बिल्कुल। रोहन वर्मा बोल रहा है कि 2020 की ऑप्शनल की ऑनलाइन क्लास याद आती है। ऑनलाइन में भी ठीक रहा है अपना, अच्छा रहा है। इस बार एथिक्स वाले खंड में अपने साथ ऊपर में बुरानियाँ रहे हुए हैं, और फिलॉसफी में ऊपर में अभी जिनके साथ खूब चर्चा हुई फिलॉसफी में वो हैं दिव्या मिश्रा 28 पोजीशन पे, भी इन 22 नंबर पोजीशन पे भी जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज में रहे हुए हैं। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में उनकी स्थिति रही है। ठीक, क्या पूछ रहे हो प्रभाकर? क्या है ये प्रभाकर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो प्रभाकर का क्या सवाल है? एक बार फिर से पूछ लो प्रभाकर त्रिपाठी, फिर से पूछो प्लीज। रिप्लाई सर, क्या पूछ रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हारा सवाल ऊपर चला गया, कमेंट बॉक्स में ऊपर चला गया। वो कमेंट बॉक्स कैसे नीचे खिसकाऊं मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर से पूछ लो एक बार, मैं जवाब दे दूंगा। अब प्रीलिम्स पे देखो क्या करना है आपको। एक तो अभी से अगर आपकी आदत लेट नाइट पढ़ने की है तो उसको थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि लेट नाइट पढ़ने की आदत है ये 9 अक्टूबर को भी रहेगी। कई लोगों की लेट नाइट पढ़ने की आदत है और सुबह देर से जगने की आदत है, वो 10 बजे जगते ही हैं। तो ये अचानक एक दिन आप अपने पूरे शेड्यूल को रीशेड्यूल करते हो अचानक। मान लो 9 अक्टूबर को आप चाहोगे जल्दी सो जाए, सुबह 10 बजे एग्जाम है, आदत तो पड़ी है 10 बजे उठने की, और 10 बजे से एग्जाम है आपका, तो अचानक वो तनाव पैदा करता है, थोड़ा सा कठिनाई पैदा करता है मानसिक रूप से। तो थोड़ा आदत कर लो कि सुबह उठ के 8 बजे फ्रेश हो के एकदम रेडी हो गए हैं, अब पढ़ना शुरू कर चुके हो। और अगर सुबह और उठ के पढ़ने की आदत है तो एक्सेलेंट, नहीं आदत है तो थोड़ा सुधार लेना अभी से ही। क्या प्रभाकर पूछ रहे हो? प्रभाकर का क्या सवाल है? बस 2020 के लिए कर रहे हैं, 5 मिनट रुको फिर आ जाएंगे हम लोग। आकाश सिंह 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बन रहा है, बिल्कुल सही है। 28 का मैं प्रोवाइड करूंगा। अंकित कुमार 28 का है हमारे पास, प्रयास करूंगा। 22 का भी जानकारी नहीं आई है कि उनके क्वेश्चन हमारे पास आंसर शीट है कि नहीं। 28 का है, उनका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बफरिंग हो रही है, देखो तो आप। आकाश सिंह बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, जरा देखो आप सारे लोग। मंचन वहां से भी आप देखें, हमारे साइड से तो क्लियर है, देखो तो। बफरिंग नहीं होनी चाहिए, आज तो क्लास ठीक से हो जाए। और मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मेरे सामने है, मैं उसको अभी पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ऐसे सवाल जिसका उत्तर, जो आसान सवाल है उसको तो मैंने टच नहीं किया है। ऐसे सवाल जिसमें लगता है कि उत्तर निकालना कितना कठिन काम है, बड़े आकार के सवाल हैं। क्लियर है? ओके, यस क्लियर हो गया। चलो आप, तो आप ध्यान करना, जो आप प्रीलिम्स देने जाओ और सवाल टफ हो, एक बार लग गया कि सवाल टफ है तो आराम से पहले मुस्कुराओ, अगल बगल देखो, दोनों साइड में, सामने देखो, सबके चेहरे पे तनाव दिखाई देगा, पक्का लगभग ये निश्चित होगा। तो जब लगे कि समस्या सबके साथ हो रही है तो वो कोई समस्या नहीं होती है। समस्या जब किसी व्यक्तिगत, केवल आप ही को समस्या है, आप ही के लिए कठिन है, तब तो बात अलग है।
आप पढ़ के गए हो, आपको यदि कठिन लगता है तो सबको कठिन लगेगा, ये मान के चलना। अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास रखना। आप इतना आप पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो और आपको कठिनाई आ रही है, इसका मतलब सबको कठिनाई आ रही है। तो वैसी स्थिति में जो मेंटली बड़ा बैलेंस्ड होकर उत्तर देगा, तर्क वितर्क करेगा, एलिमिनेट करेगा, वो पीटी पास कर जाएगा। और जो लोग उसमें थोड़ा मानसिक, एक तो सवाल टफ, ऊपर में मानसिक विचलन, मानसिक रूप से कठिनाई, हलबली हलबल हो गया या डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर बाहर हो जाएगा उतने ही ज्ञान पे। तो आप सब लोग पहले तो एकदम करके जाना कि पढ़ के ठीक से जा रहे हैं, निकाल लेंगे। बस शांतचित्त होकर बैठना है, एक एक सवाल को इलिमिनेट करके चलना है। जहां डायरेक्ट है डायरेक्ट करो। और आप प्रीलिम्स में करना क्या कि एक राउंड 100 सवालों को एक राउंड गो थ्रू कर लो शुरू से अंत तक। प्रयास करो कि 60 मिनट में आप एक राउंड इसको कंप्लीट करो। 60 मिनट में हो सकता है 60 मिनट में एक घंटे में आप 100 में से 35, 30, 32, 33 सवाल को एक राउंड में हिट कर दो। तो जो एक राउंड में हिट कर सकते हो वो हिट कर लेना, और फिर दूसरे राउंड में एक एक करके देखते चलो। आप देखोगे 100 सवाल में ये स्थिति आएगी कि 100 सवाल आपने किया, हो सकता है पहले राउंड में आपने 35 कर दिया, 65 सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं। तो 65 सवाल में दूसरे राउंड में हो सकता है 15 सवाल ऐसे मिल जाए जो आप थोड़ा दिमाग लगा लगा के बना लोगे। 20 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आप 50% पे रहोगे, ये संभव है। शेष सवाल हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चले। तो 35 और 20, 35 और 15, 50 हो गए, 20 और बन गए, 70 हो गए। 10-15 ऐसे सवाल होंगे जिसमें पता चलेगा 4 में से कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दो। अगर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे कि जिसका उत्तर आपको डायरेक्टली पता नहीं है ABCD में, परंतु इलिमिनेट करते करते आप ए पे चले जाओगे, ध्यान रखना। शेषवत अनुमान इसको कहते हैं। पता नहीं कि ये उत्तर है, परंतु हम अपने ज्ञान के आधार पर इलिमिनेट करते हैं कि अरे डी तो पक्का नहीं होगा। ये नहीं पता है कि ये उत्तर है, परंतु डी नहीं है ये पता चलेगा। पहले राउंड में आप जो जानते हो सीधा सीधा उत्तर, कि अरे ए उत्तर होगा, क्लिक। इसमें डी उत्तर होगा, सी, बिल्कुल भर दो, उसको कंप्लीट कर दो। इसमें सी उत्तर होगा, ठीक है, ओके, डन। तो आप डायरेक्ट हिट करते हो, और जो दूसरा राउंड हो वो इलिमिनेशन प्रोसेस का हो जाए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अगर आप शुरू से लगातार बना रहे हो तो लगातार 80 तक पहुंचे हो, 20 सवाल हैं, आप पता चलता है घड़ी देखते हो 5 मिनट का समय बचा हुआ है और 20 सवाल है, और हो सकता है लास्ट में 20 में से 7-8 सवाल बड़े आसान हो, क्योंकि 5 मिनट बचा है और आपके पास 15 सवाल या 20 सवाल बचा हुआ है, तो आप जल्दीबाजी में भरना शुरू करते हो, ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हो। कभी कभी लेंदी सवाल पीछे रहते हैं, आप देखोगे IAS में आसान सवाल भी हो सकता है वो पीछे रहें, सबसे पीछे वाले में लॉट में रहें, 80 से 20 के बीच में। हो सकता है वो आसान प्रवृत्ति वाले थोड़े हो, थोड़ा लंबा भी हो मगर आसान हो, तो लोग वहाँ हड़बड़ी में जानते हुए सवालों को गलत करते हैं लास्ट में। ऐसा हर एक साल होता है, नए नए लोग करते हैं। आपकी एक एक चीज प्लान होनी चाहिए, एकदम नपी तुली होनी चाहिए। मान लो सवाल बहुत टफ आ रहा है, एक होता है कि नहीं सवाल आपसे पूरा एफर्ट कर लिया और पता चलता है 45 क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो फिर रिस्क लो। नहीं तो 45 करके आओगे, मान लो सही सही 45 ही कर पा रहे हो, तो फिर तो जाना तय है, पीटी तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको अपनी रणनीति बना के चलनी है, ऐसा नहीं कि जोश में आके 100 कर दो। लगता है कि डायलेमा ज्यादा बढ़ रहा है तो रिस्क लो, नहीं रिस्क लोगे तो ऐसे मान लो सिर्फ 45 ही कर पा रहे हो 100 में, तो 45 में तो होगा नहीं। इस बार भी 46 गया है, ये फर्स्ट टाइम इतना कम गया, पहले इतना कम नहीं गया था। ठीक पीछे 198 था, उसके पिछले साल में 100+ था, और 45 ही कर पा रहे हो, तो 45 में भी तो 4-5 गलत होगा। तो आप आगे बढ़ो, रिस्क लो फिर, और सवालों को सॉल्व करो। और मान लो अगर आपके पास लगभग 70 के आसपास बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल सही सही सवाल बना लिया, तो ज्यादा रिस्क मत लो। ऐसा नहीं कि 30 नाप फिर से भर दो, फिर नहीं तो कठिनाई पैदा हो सकती है। तो अगर 100 सवालों में आप 80 करते हो, 80 में से 15 अगर गलत भी हो जाते हैं, तब पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 100 का 100 करो, कठिनाई पैदा करने वाली स्थिति पैदा करो, ऐसा जरूरी नहीं है।
कॉन्फिडेंस कम आएगा सर, लगता कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस कम आएगा। किसको डर नहीं रहता है पीटी में? जब टीना ढाबी सेकंड टॉपर बनी थी, पीटी में 1 नंबर से ज्यादा था तो क्वालिफाई कर गई थी। पीटी के कट ऑफ से उनका 1 नंबर ज्यादा था। ये तो हो सकता है पीटी में उनको प्रॉब्लम हो जाता, 1-2 नंबर ही ज्यादा था। और टॉपर भी ऐसे थोड़ी, पीटी में तो कुछ भी किसी के साथ संभव है। बहुत ज्ञानी आदमी भी चला जाए, 2-4 अगर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाए तो आपको कौन, आप मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, वो ठीक काम करेगा। पढ़े हो आप, और मैं कुछ जटिल टाइप के प्रश्नों को दिखाऊंगा जिसका उत्तर लगता है कि इसका इसका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आप 80 के आसपास सवाल कर सकते हो, 85 कर सकते हो, 100 करने का प्रयास मत करो। जहां लगता है चारों विकल्प में से एक भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, मत करो, हटा दो। जहां लगता है कि 4 में से 2 हटा सकते हैं, 2 में से 1 चुनना है, करो उसको। और लगता है कि आप 40 ही कर पा रहे हो, तो फिर 4 में से अगर 1 भी हटाने की स्थिति में उस विकल्प को भी करो, बिल्कुल करो, रिस्क लो। वैसी स्थिति में रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी खत्म है मामला। यस, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इस पक्ष को ध्यान रखना। अब हम कुछ सवालों को देखते हैं जिससे आप चीजों को आगे देखने की स्थिति में आओगे। एक एक सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? ये 2020 का सवाल है, मैं पहले का सवाल नहीं दिखा रहा हूं। पहले के सवाल में तुलनात्मक रूप से आसानी है, हर एक साल ये रिसर्च कर रहा है। यूपीएससी की टीम तो ऐसा लगता है, ऐसी टीम बैठी हुई है यूपीएससी में जो सबके ऊपर नजर रखती है। जितने कोचिंग है सबके ऊपर, अगर कोचिंग सवाल लड़ जाते तो किसी खास कोचिंग के 10,000 लोग हो जाते। किसी किसी कोचिंग में 30-30, 40-40 हजार लोग टेस्ट सीरीज का एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अपीयर। और मान लो बाई चांस उस कोचिंग के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से हूबहू सवाल अगर आ जाए तो उसी कोचिंग के सारे लोग पीटी पास कर जाएंगे, क्योंकि 40,000 लोग दे रहे हैं। ऐसे हैं कोचिंग्स दिल्ली में, किसी में 25,000 हैं, किसी में 15,000 हैं। इतना रिसर्च करके बैठते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है, और जितना मैं जानता हूं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि आप पता चलता है कि एक एक्सपर्ट लोग बैठे हुए पीटी का क्वेश्चन बनाने के लिए कोचिंग में, अलग से रिसर्च ओरिएंटेड लोग, उनके भी सवाल नहीं आते। उनके ऊपर भी कोई रिसर्चर बैठा हुआ है यूपीएससी में जो उनके ऊपर भी नजर रखे हुए। तो कई बार लोग 20-20 टेस्ट दे लेते हैं और 20 टेस्ट में से एक भी सवाल लौटा नहीं है। इसका मतलब है कि यूपीएससी तमाम ऐसी चीज़ों पे बारीक से ध्यान रखती है। उसकी जो कमिटी जीएस में बैठी हुई है वो एक एक लोगों पे ध्यान रखी हुई है। एक बार एक किसी खास कोचिंग से दिल्ली में उसके टेस्ट सीरीज से 8-9 सवाल लड़ गए, मिलते जुलते, लगभग मिलते जुलते। संभव है अगर आपने नहीं देखा हो तो उसी से मिलता जुलता आप भी बना दो। अगले साल पूरे उसके किताब जितने नोट्स थे उसमें से 2 से 3 सवाल इनडायरेक्टली आए थे बस। तो आपको सतर्क रहना है, केवल किसी एक के भरोसे मत रखो। और देखो कुछ खेम करने का तरीका हम लोग देखते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं विषय पे। ऐसे सवालों को देखने जा रहे हैं जहां लगता है कि कुछ है। ठीक है, ये सवाल है टेस्ट सीरीज ए का सवाल है, मैं उसको दिखाने जा रहा हूं। दिखना चाहिए मेरे समझ से, सबको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम भी करते हैं, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में चलती है हमारी क्लासें। अभी मैं केवल 40 टेस्ट दिया, कोई बात नहीं निशान, 2 टेस्ट। इसको हटा दो जला, ये रेड को हटाओ जला, कैसे हटेगा, वहीं से हटाओ। ठीक है, अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक सवाल देखते हैं कैसे क्या है, मुझे नहीं पता इसका उत्तर, मगर हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, आप इसको हटा दें। ठीक है, इसको नहीं हटेगा, ये रेड हटेगा कहीं से, या इरेजर से हम हटा दें? तो ठीक है, चलो ठीक, करेक्ट।
देखो ये सवाल है, हम कुछ ऐसे सवालों को लेके चल रहे हैं, कई जगह सवालों पे 4 शब्द लिखे रहते हैं, 1 2 3 4, तो उसमें बुद्धि लगा के एलिमिनेट करना मुश्किल काम है। हम थोड़े जटिल प्रवृत्ति के सवालों को देख रहे हैं। बोलिए थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं? और बड़ा हो सकता है क्या? और बड़ा होगा क्या? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पूरे बोर्ड पे नहीं कर सकते हो। ठीक, कोई बात नहीं, चलो आओ। प्रणाम गुरुदेव, अच्छी बात है ब्रजेश। अभी देखो बारीकी से देखो, मैं रीड कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो आप। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ध्यान देना, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कई कथन है, आप देखोगे 2020 वाले सवाल में कई जगहों पे 4-4 कथन है, और एक एक कथन कई बार 3-3 4-4 लाइन का कथन है। वहां पे एक विशिष्ट प्रकार की चीजें काम कर रही हैं, तो हम देखने का प्रयास करते हैं क्या काम कर रहा है। देखना जरा बारीक से। दिख नहीं रहा है, देखो दिख नहीं रहा है तो बच्चों को दिक्कत होगी ना, इसमें बड़ा कैसे कर सकते हो? तो फिर नहीं, नाराज नहीं है बिल्कुल प्रभाकर त्रिपाठी। ऑप्शनल कब से स्टार्ट हो जाए? वो प्रीलिम्स के बाद, 10 अक्टूबर के बाद। सर दिख नहीं रहा है ये बता रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा करो, कर सकते हो। इसमें तो सारी चीजें अपने हाथ में रहती हैं, फिर क्यों बड़ा नहीं होगा? तो नहीं, बड़ा तो हो सकता है ना, कैसे ये बड़ा नहीं होगा ये बताओ ना। करो बड़ा, करो, क्या दिक्कत है इसमें? अभी हो गया, बुद्धि लगाने के बाद तो कोई ना कोई तो उपाय होता ही है। चलो ठीक है, चलो हो जाएगा। अब बोलो दिखाई दे रहा है? सारे लोग पहले बोल लो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर TC गुर्जर हैं, और आकाश सिंह भी हैं, और भी लोग हैं, ममता द्विवेदी भी हैं, ये मृदुल द्विवेदी हैं। ठीक है, बहुत छोटा फॉन्ट आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो फॉन्ट को? नहीं इसमें, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जरा एक एक करके देखते हैं। अब पढ़ने की स्थिति में रहोगे मेरे समझ से। एक बार रीड करो। MPLADS, मुझे नहीं पता है इसका उत्तर क्या है, मैं देखता हूं कैसे हम लोग कर सकते हैं। शब्दों की बारीकियों को जाओ, कैसे क्या कर सकते हो। शब्दों की बारीकियों को लेके चलना होता है, हम उसको एक एक करके लेके आगे बढ़े। ठीक है, देखो एक बार पढ़ते वक्त लाइन को देखो कि इसका भाव किस दिशा में जा रहा है। जानबूझ के कभी कभी कुछ शब्द ऐसे यूज किए जा रहे हैं ताकि वो सवाल गलत हो जाए, वो विकल्प गलत हो जाए। देखो जब कोई सवाल पीटी का बनाता है तो उसका उत्तर उसको सही पता रहता है, इस प्रश्न में ये उत्तर होना चाहिए बनाने वाले को। अब उसको उसमें 1-2 लाइन ऐसा बनाना होता है जो उत्तर गलत हो, तो कई बार वो लाइन को गलत करने के लिए, विकल्प को गलत करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है ताकि लाइन गलत हो जाए। जैसे कहीं पे अल्पकालीन होगा तो उसके बदले दीर्घकालीन लिख देगा, मात्रा बढ़ती है की जगह पे कर देगा मात्रा घटती है लिख देगा, घटती है तो उसका हो सकता है मात्रा बढ़ती हो और उसने लिख दिया घटती है, हो सकता है अल्पकालीन हो उसको लिख देगा दीर्घकालीन, तो गलत हो जाएगा विकल्प। तो कई बार ऐसे शब्दों को पकड़ने का प्रयास करो, अभ्यास से संभव है क्या कि कौन से शब्द के चलते वो लाइन गलत हुआ है। और ये लाइन ऐसी चीजें पकड़ के निकाल लोगे ना तो आपको अगले साल फायदा होगा, इस साल फायदा होगा, पिछले साल से पकड़े हो तो इस साल फायदा होगा। आप देखोगे ऐसी चीजों को कि जानबूझ के कुछ शब्दों को ला के वो गलत करते हैं, उसी को पकड़ने का प्रयास करना है। सब कुछ ठीक है, कोट सो वेरी क्लियर, अच्छी बात है। अब देखो पहला है MPLADS, मुझे नहीं पता है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। ये सांसद सदस्यों को बहुत पैसा मिलता है, उससे भी हो सकता है कि ये हो। अभी आ रहा था कि इनको तो कम भी करना चाहिए, मगर ठीक ठीक पैसा मिलता है इनको, विधायकों को भी मिलता है अपने क्षेत्र के, स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए, और दूसरों को भी मिलता है। MLBDS निधियाँ
टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रयुक्त हो सकती है, इसके निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। किसमें हो सकती है? स्वास्थ्य में, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में। ये आता भी है कि स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल में, एजुकेशन आदि में होता है। ये लग रहा है कि एक सकारात्मक तरीके से बात बोली गई है कि जो विकास क्षेत्र की निधि है वो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में, उस एरिया के आधारभूत संरचना, सड़क हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा आदि के निर्माण में हो जाता है। उनकी जो मिला रहता है। कोई विद्यालय की छत गिरी हो तो उसमें भी सांसद महोदय का फंड लग जाता है। क्लियर है? और इसमें विवाद भी होता है, क्योंकि कई बार फंड ऐसे में खर्चा होता है जिसमें है नहीं, तो विवाद भी होता है, आक्षेप लगता है। वो देखो आप, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनसंख्या का लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। देखो, प्रत्येक सांसद का, इस लाइन की थोड़ा भाव को देखना, एक निश्चित अंश, ये थोड़ा वेग टाइप का लाइन है। कितना अंश? किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति। जिस एरिया में प्रत्येक सांसद अगर कुछ उस खास एरिया में देता तो समझ में आता। लाइन दे रहा है प्रत्येक सांसद की निधि का SC ST के लिए प्रयोग करना मस्ट है। एक निश्चित राशि, कितनी राशि बता नहीं रहा है, ले देता 10%, 20%, 30%। तो लाइन को वेग किया जा रहा है। और ये जो लाइन है ना, हो सकता है कुछ खास एरिया में होगा कि इस पे भी आपको करना है, बट प्रत्येक सांसद, ये सभी लोगों पे लागू किया जा रहा है। इस सभी सांसदों को अपनी निधि का एक निश्चित भाग, थोड़ा ये स्ट्रेसफुल बना रहा है, लाइन को स्ट्रेस दे रहा है। तो हो सकता है कि लाइन गलत हो जाए, ये डाउट लग रहा है। आगे देखते हैं। MLBD निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, एनुअल डे पर, और अप्रयुक्त निधि को अगले साल के अग्रसरित नहीं किया जा सकता, कि जो चूंकि वार्षिक आधार पर स्वीकृत होती है। किस आधार पर स्वीकृत होती है? अब देखो, थोड़ा बात को देखना, थोड़ा बारीकी को देखना। अब यहाँ पे भी एक सवाल की स्थिति आ रही है। एक सवाल है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति लाभार्थ के प्रयुक्त होना आवश्यक है। एक ये बात है कि, और ये एक प्रकार से सकारात्मक भी है, ध्यान रखना कि इनका एक निश्चित SC और ST में लागू होगा। तो हमारा थोड़ा डाउट इस पे हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी शब्द का यूज किया है। बट 3 को देखो, MP LADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है, और अप्रयुक्त जिसका यूज नहीं हुआ उसको अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाता है। इसमें निगेटिविटी छुपी हुई है कि जो राशि अगर नहीं हुई खर्च तो उसको अगले साल के लिए नहीं करेंगे। जनरली मिलता है 5 सालों के लिए, तो 5 सालों में ये भी संदर्भ ध्यान रखना, निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है। जो नहीं होगा, हो सकता है हम अगले साल कर लें, उसको अगले साल के लिए बढ़ा दें। यहां दे रहा है कि नहीं की जाती है, तो ये लाइन में निगेटिविटी छुपी हुई है। ये अगर एक दृष्टिकोण से देखोगे तो यहाँ सभी शब्द है, परंतु लाइन जो है पॉजिटिव सेंस में, एक सकारात्मक संदर्भ में, कि निश्चित अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए लाभार्थ का प्रयुक्त होना आवश्यक है। सेंस पॉजिटिव है, पर इस लाइन में है अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित। क्या अग्रणित? ये कौन सा शब्द है? ये सब हिंदी ट्रांसलेशन की दशा अलग है UPSC की, उस पर गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं की जाती है। हो सकता है कि जो यूज नहीं हो उसको अगले साल हम आगे बढ़ा दें। कई मामलों में यही होता है कि जो यूज नहीं होता हम अगले फंड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, अगले साल यूज होगा। इतने साल में आपको करना है। नेक्स्ट है संदर्भ को देखना कि कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो उसके 10% कार्य का जिला पदाधिकारी, जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, उसको ये करना आवश्यक है। अब ये सवाल को देखो, इसमें क्या क्या सवाल बनाया है, उत्तर बनाया है। 1 2 4 दिख रहा होगा, 1 2 3, केवल 3 4, केवल ये। आप देखोगे तो पहला वाला सवाल, पहला वाला पॉइंट है कि MLBD निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों, जो स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है। तो ये एक फैक्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। यही तो
फंड इसीलिए तो दिया जाता है तो उस जिले का आधारभूत संरचना का निर्माण ठीक से हो जाए। जो इन लोगों को फंड दिया था, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास, ठीक से लिख भी दिया स्थानीय क्षेत्र विकास। तो स्थानीय क्षेत्र विकास का मतलब क्या है? उसमें इस टाइप की चीजों के लिए दिया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो सबसे बड़ी समस्या है गाँव में। हर एक जिले में पूछोगे समस्या क्या है, तो एक स्वास्थ्य की और दूसरी शिक्षा की। हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही प्राइमरी पक्ष बनता है और इन्हीं दोनों पक्षों को कोट कर रहा है और आदि लगा दिया, इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है। और सबसे प्रधान पक्ष क्या है? किसी सांसद को अपने क्षेत्र में विकास करना हो तो दो चीजें सबसे आधारभूत है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। गांव में दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, गांव में दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये दोनों तो हर एक जगह डेवलप होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो एक सकारात्मक संदर्भ में तो एक तो होगा ही होगा, और इसलिए भी एक होगा क्योंकि पहले वाले के उत्तर में शुरुआत में एक है, दूसरे वाले के शुरुआत में एक है, तीसरे व चौथे वाले की शुरुआत में एक है। अगर मान लो यही लाइन कट जाता तो उत्तर तो एक ही चीज पढ़ने से आ जाता। बारीकियों को ध्यान देना आप सारे लोग। अगर ये लाइन कट जाता, पहला वाला लाइन, तो एक बार में और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे एक ये गलत है, बी विल बी द आंसर। और यूपीएससी इतना क्वेश्चन आसान कभी बनाती नहीं है कि आपको एक चीज का उत्तर पता हो, पता चल गया गलत है, पता चल गया ये गलत है और आपका उत्तर निकल जाए। ऐसा हो नहीं सकता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। तो हमको पता पहले को इसको पढ़ने से लग रहा है कि अगर किसी को ये पता चल जाए एक गलत है, इसका मतलब उत्तर सी भी निकल जाएगा। 3 और 4 दिया है, 3 और 4 दिया है, और यूपीएससी एक 4 लाइन दे रहा है और आपको पहला ही लाइन पढ़े और लग गया कि ये तो गलत है। आपने नीचे चेक किया 3 और 4, उत्तर निकाल दिया क्योंकि और सब में एक फर्स्ट आया है और एक जगह पे 3 4 दे रहा है। इतनी आसानी से तो आपके सवाल को बनने नहीं देगा यूपीएससी। तो हमने कट किया कि 3 को नहीं करेंगे, बी को नहीं करेंगे, केवल 3 4 को। बारीकियों को ध्यान से सुनना। एक्सट्रीम अभी देखते हैं। सीसेट पे मैंने बहुत क्लास ले रखा है और पिछले साल उसने फिर से गेम खेलना शुरू किया है। वो गेम को खेलने का तरीका देखेंगे। अगर आप ठीक से एनालिसिस कर रहे हो ना, घंटों, मैं भी घंटों मुझे बैठना पड़ता है, देखने में लगता है मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। वो आप पकड़ लोगे ट्रेंड को, आप टीचर के माइंड सेटअप को जान सकते हो, समझ सकते हो किस टेम्परामेंट के साथ सेट कर रहा है। उस लेवल तक आपका एनालिसिस अगर हो तो आप देखो ये बी को हम तो अगर मान लो उत्तर हम कुछ भी नहीं जानते हैं तब तक भी हमको लगे यार एक को केवल जानने से कि ये गलत है उत्तर निकल रहा है, इतना आसान है। फिर नीचे तीनों मत पढ़ो, 2 3 4 को मत पढ़ो, केवल एक पढ़ो, लग गया गलत है, उत्तर निकल जाएगा बी। इतनी आसानी से तो निकलने नहीं देगा, तो बी को तो नहीं करेंगे। बी कट, बी क्या हो गया? कट। बोलो सारे लोग बोलो इसमें। फिर आप 3 को देखो, 3 को देखो। अब 2 ये इसमें 1 और 4 लग रहा है कि सही है, 1 और 4 लग रहा है सही है, 1 और 4। अब 2 और 3 में थोड़ा लग रहा है कि दोनों में से हम किसको करें। ये वाला लाइन पॉजिटिव लाइन है और ये वाले लाइन में नेगेटिविटी आ गई है कि अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए नहीं किया जाता। देखो अंतर्गत निधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और उसमें से एक जगह एक निगेटिव लाइन आया है कि जो खर्च नहीं होगा वो अगले साल हम प्रेषित नहीं करेंगे। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे हो अगले वर्ष के अग्रणित करते हैं, इसने लगा दिया नहीं करते हैं। क्या रिकॉर्ड में? बिल्कुल नहीं। अभी जो बता रहा हूँ यहीं तक सीमित रहेगा। ट्रांसलेशन पॉसिबल हो तो प्लीज दिखाएं। ललित चौधरी ट्रांसलेशन हमारे पास तो दोनों रखा हुआ है, बट इस पे मैंने डाला है, आप इसको देख लोगे। मैं थर्ड को पढ़ देता हूँ। जैसे अब हमें इससे कंटेंट नहीं, हमको तो इससे मतलब है कि मान लो पहला अगर गलत हो जाएगा तो उत्तर निकल जाएगा, इतना आसान बनने नहीं देगा। ठीक है, तो पहला काटेंगे तो बी तो नहीं मारेंगे ना, इस पे बी को कभी किसी भी स्थिति में हिट नहीं करेंगे। क्लियर? बी को किसी भी स्थिति में हिट नहीं करेंगे। अब देखोगे आप, ये भी देखो कि 2 3 बार आया है, 2 2 3 बार आया है। इसका मतलब है कि किसी ने पढ़ना शुरू किया
इस प्रश्न को, और उसको ये केवल ये पता चल जाए, केवल यही पता हो कि ये उत्तर नहीं है, तब पर भी वो डी कर लेगा, सी बी कर लेगा, क्योंकि बी में पक्ष नहीं है। मतलब एक अगर पता चल गया एक नहीं है तब पर भी उत्तर निकाल लेगा बी, अगर उसे पता चल गया कि दो नहीं है तब पर भी उत्तर निकाल लेगा बी। इतनी आसानी से उत्तर थोड़ी निकलता है यूपीएससी में। इसका मतलब बी किसी भी स्थिति में हिट नहीं करेंगे। अपने को ये ध्यान रखना होता है। कई जगहों पे अब तो बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है ना, हम ऐसे 15-20 सवालों को देख सकते हैं जहाँ पे हम दिमाग लगा के, मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। तो आप देखोगे कि ये लाइन जो है, थर्ड वाला लाइन नेगेटिविटी के लाइन है। ये सभी शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्येक और सभी, परंतु ये भी दे रहा है कि निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित एससी और एसटी के लाभार्थी होना आवश्यक है। एक ये सकारात्मक संदर्भ में दिया है, परंतु ये बोल रहा है कि अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के अधिकृत नहीं किया। हो सकता है कि यहाँ पे हो सही लाइन में हो कि अगले वर्ष के लिए हम अग्रणित करते हैं, उसको प्रोसीड आगे की तरफ भेज देते हैं। उसने जानबूझ के नहीं लगा के लाइन गलत कर लिया और इसी पे सवाल बना दिया उसने। क्लियर? तो अगर एलिमिनेट करके चलोगे तो बी को नहीं करोगे, बी को नहीं करोगे, और 2 और 3 में से अगर देखोगे चक्कर क्या है 2 और 3 में से कि क्या क्या स्थिति हो सकती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये वाला ज़्यादा नेगेटिव है, इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी का सेंस है। और ये अगर करोगे 1 और 3 अगर करने जा रहे हो, 1 और 3 करोगे, एक और ये वाला लाइन हटाओगे, अगर 3 वाले लाइन को हटाओगे तो 3 वाला लाइन हटता कहाँ पे है? ये तो 1-2 होगा या फिर 1-2-4 होगा। तो 4 वाले काम में एक पॉजिटिव सेंस है, कार्यान्वित होने वाले सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो ये कोई वेग टाइप का लाइन नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइन है, पॉजिटिव सेंस में है कि उसको भी निरीक्षण करने का, सभी कार्यों का नहीं 10% कार्यों का है। एक पॉजिटिविटी दिख रही है और ऐसी स्थिति में डी के आसपास हम पहुंच सकते हैं, या तो डी करते या फिर ए करते, क्योंकि 3 वाले में नेगेटिविटी दिख रही है और 3 वाला कटेगा तो सी कट जाता है। सी वाले में नेगेटिविटी दिख रही है, नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ओरिजिनल लाइन में किया जा सकता है, तो हम डी के स्तर पे जा सकते हैं इसमें। इसको देखो आप कैसे बड़ा होगा, बड़ा करो इसको, कैसे बड़ा किए थे इसको। साठ नंबर का सवाल है, 60 मार्क्स, 60 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाना। हो गया? ठीक है, ठीक, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है? क्लियर है? दो ऑप्शन में हो तो फिर कर सकते हो, बिल्कुल अतुल। सवाल को देख ले, दिमाग खोलने के लिए थोड़ा रुक के डिस्कशन जरूरी है। फटाफट तो आंसर मैं वैसे बता दूं, इस डिस्कशन का पार्ट समझो थोड़ा सा बारीकी के साथ। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई और अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? कौन कौन से लाभ पूछा है दिए जाते हैं, कौन कौन सा लाभ दिया जाता है? संदर्भ को देखना, 4 विकल्प है कौन सा लाभ दिया जाता है।
यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। तो पुनः प्रचालित करने के लिए, फिर से उसको ठीक करने के लिए, उसको जो शुरू हो जाए उसको लगने वाली लागत, ये आ जाएगा लाभ। कि किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, अगर साइबर बीमा करा रखे हो तो नया शब्द है, बीमा में भी अब साइबर बीमा होता है। बीमा कई टाइप का होता है, गाड़ी का भी होता है, आदमी का भी होता है, अब साइबर भी होता है। क्लियर है? तो पहला वाला बात से, जैसे यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक, जब भी जैसे अभी एक इजरायली सॉफ्टवेयर का आ रहा है, वो भी मैलवेयर कंप्यूटर था, हो रहा था उसके साथ साथ। तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत ये देना पड़ेगा। क्या हो गया ये बताओ, कहाँ चला गया ये लगने वाली लागत? ओके, तो ये लाइन पढ़ने से भी लगता है कि ये लाभ मिलता है अगर साइबर बीमा किसी ने करा रखा है, तो ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 को डिसाइड करोगे, सी आपका कट गया, सी कट गया। यहां पर भी थोड़ा ध्यान से सुनो, देखना कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये नहीं है, एक सवाल, एक उत्तर नहीं है, पहला ही उत्तर नहीं है, तो उसके पास उत्तर मिल गया 2 और 3। पहला कटते ही, अगर मान लो ये सवाल पढ़े और पहला हमने लाइन पढ़ा, इतना लाइन लिखा है इसने, 1 2 3 4 लाइन सामने वाले ने लिखा, और पहला लाइन कटते ही उत्तर निकल जाए, ऐसा कैसे होगा? फिर 3 लाइन का वैल्यू क्या है? नीचे तक लिख रहा है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, और आपको पहला लाइन पढ़ते ही पता चल गया ये तो गलत है, तो गलत है, तो उत्तर निकल जाएगा फिर तो, क्योंकि और 3 में 1 1 है, 1 1 1 है, 1 में नहीं है, तो इसका मतलब सी का तो उत्तर नहीं कर। अगर हमको डायलेमा में भी हो, मान लो कुछ भी फट्टेबाजी भी करनी हो, वहां पे फट्टा लगाना हो, तब पर भी हम सी का फट्टा नहीं लगाएंगे, कोई और लगा लेंगे, सी नहीं लगाएंगे, इतनी तो बुद्धि लगाएंगे। एक तो काट लिया। अब आप देखो, यदि ये प्रमाणित हो जाते किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, तो नए कंप्यूटर की लागत, देखो क्या वेग टाइप करना है। अगर जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया, वो भी साइबर बीमा में, तो हमको नए कंप्यूटर की लागत, ये थोड़ा वेग हो गया। नया कंप्यूटर का लागत करोगे कि उसको प्रचालित करने में लगने वाली लागत? देखो यहां पे दे रहा है, अगर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता, मान लो कठिनाई पैदा कर दिया साइबर क्राइम के बाद, साइबर बीमा किसी ने करा रखा है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, ये तो ठीक लग रहा है, परंतु ऐसा करना कि नए कंप्यूटर की लागत वो देगा, लाभ मिलेगा कि नया कंप्यूटर इनको दिलवाओ क्योंकि आपने साइबर अटैक किया है, ये ठीक लग रहा है क्या? ये कठिनाई पैदा करने वाला लाइन है, कठिनाई पैदा करने वाला लाइन है, तो कठिनाई तो होगी इसमें। आगे बढ़ लो। यदि ये प्रमाणित हो जाता है किसी शरारती तत्व द्वारा, ठीक है, नए कंप्यूटर, ये नया कंप्यूटर थोड़ी दिलाएगा, उसको ठीक कराएगा, प्रचालित करने का थोड़ा करेगा, कुछ दंडित कर सकता है। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत, बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी के कंप्यूटर पर चोट पहुंचाई है, ठीक करने के लिए अगर विशेषज्ञ का परामर्श लिया जा रहा है तो वो लागत दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाटा हैं। ये लगता है सही है, 3 सही हो गया, 1 और 3 सही हो गया। उसके बाद 1 और 3 तो दो जगहों पे, बी में भी है, डी में भी है। चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, न्यायालय में लगने वाली लागत, बिल्कुल सही। अगर मुकदमा दायर करता है तो जितना खर्चा हुआ, क्योंकि साइबर अटैक हुआ है, तो जितना लागत लगी वो दो। बट ये कहना कि नया कंप्यूटर देना है, ये बात फिट नहीं होती है। अब देखो यहां पे इसको पहला विकल्प इसने नहीं बनाया, दूसरा विकल्प बनाया। आप देखो, इससे भी अगर आप देखोगे कि केवल अगर आपको ये पता चल जाता है कि 2 गलत है तो उत्तर निकल रहा है, तो ये संभव है कभी कभी, हमेशा नहीं। बट ऐसी चीजों को 1 नंबर पे नहीं देगा, ये तीसरे नंबर पे देगा, चौथे नंबर पे देगा, पहला नंबर कभी नहीं बनाएगा। आप पिछले 10 साल के सवाल देख लो, ये 5 लाइन 4 लाइन लिख रहा है मेहनत करके, और पहला ही लाइन आपने गलत पकड़ के उत्तर निकाल दिया। ऐसा इतने आसानी से कैसे निकलेगा? तो पहले दिया कंप्यूटर प्रणाली को पुनः लगने वाली लागत, ये तो थोड़ा जस्टिफिएबल है, लगता है कि बात सही है। बट नए कंप्यूटर की लागत देगा, किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, कब? साइबर विवाद द्वारा, तो नए कंप्यूटर की लागत।
और लाइन कैसा निकल रहा है किसी शरारती तत्व द्वारा। तो नया कंप्यूटर आप खरीद के दो, ये पक्ष नहीं बनता। और टर्म किससे आ रहा है? साइबर बीमा, यानी साइबर अटैक से संबंधित हो रही है, और ये किसी और चीज पे जा रहा है। और साइबर अटैकर की बात हो रही है। 1, 3 और 4 में कोहिरेंसी है, बट बी वाले में कोहिरेंसी नहीं है। 2 को हम इलिमिनेट करेंगे, आगे उत्तर निकाल लेंगे। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। टर्म को देखना आगे में। नेक्स्ट आगे उठाओ इसको ऊपर, अगला क्वेश्चन। ठीक, 64 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं केवल विवेक से और रेशनैलिटी के साथ उत्तर निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में, एक दशक में पूछ रहा है, भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, सतत वृद्धि हुई है। ये जो सतत है, हो सकता है अप डाउन हुआ, यहाँ पे लिख दिया सतत वृद्धि हुई। इसमें बहुत ज्यादा लाइन नहीं बनाया, ध्यान रखना। जहां खूब लाइन बन रहा हो, 5-4 लाइन बन रहा हो, लंबे लंबे लाइन बन रहे हो, और वहां पे पहला गलत हो जाए, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। सामान्यतः कि पहला गलत हो और उत्तर निकाल लो, तो इसका मतलब नीचे का 3 लाइन बेकार हो गया। वो भी इतना लंबा लंबा लाइन है, बट शॉर्ट लाइन में संभव है। जैसे यहाँ पे पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। इसको पढ़ने से लगता है कि हो सकता है भारत श्रीलंका का व्यापार कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा हो। चाइना वहां पे घुस रहा है, चाइना के चलते थोड़ा अप डाउन हो रहा हो। श्रीलंका का व्यापार हो सकता है चाइना से ज्यादा बढ़ रहा हो, और ऐसी स्थितियां हो रही हैं। तो यहाँ सतत वृद्धि शब्द दिखा रहा है, कहीं हो सकता उतार चढ़ाव रहा हो भारत श्रीलंका के व्यापार में, और यहाँ पे शब्द दे रहा है क्या? सतत वृद्धि। हमको कुछ नहीं पता अगर, तब पर भी हम देखेंगे अरे सतत वृद्धि लिख रहा है, क्यों सतत वृद्धि लिख रहा है? हो सकता है हमेशा अप डाउन होता रहा हो भारत श्रीलंका के व्यापार में, और यहाँ लिख रहा है सतत वृद्धि। इसका मतलब दिमाग में, आगे पढ़ लेते हैं, एक डाउट जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी वस्तुएं, बिल्कुल बांग्लादेश सभी कपड़े के में चीज़ों में बड़ा उसका कारोबार है। कपड़े के संदर्भ में बांग्लादेशी कपड़ा खूब जाता है बाहर में। व्यापार प्रमुख है, ये देता कि प्रमुख में दे रहा है, यहाँ पे गलती की संभावना कम रहती है। अगर देता कि सबसे अधिक व्यापार कपड़े इसी का होता है, तो सबसे अधिक व्यापार, तो लगता है कि किसी और का भी हो सकता है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में ये प्रमुख है, तो ऐसा संभव है। एकमात्र देता तो गलत हो जाता, सबसे अधिक देता तो प्रॉब्लम हो सकता था, बट व्यापार में ये व्यापार प्रमुख है, तो ये इसमें सकारात्मक भाव है। इसमें लगता है कि इस शब्द के उल्टा भी हो सकता है, उस जानबूझ के सतत वृद्धि शब्द दिया कि हमेशा वृद्धि हुई है। हो सकता है कि अप डाउन होता रहा हो, और इसने लिख दिया सतत वृद्धि। तो सतत वृद्धि शब्द जहां पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इसका विपरीत भी सही हो सकता था, शब्द को लाया गया। यहाँ पे ऐसा कोई यूनिक वर्ड नहीं दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। अब समझो, भारत के व्यापार को भी पूरी दक्षिण एशिया में दिखा रहा है, जबकि दक्षिण एशिया में और भी देश हैं। ये कहना कि केवल वो रहा है, लगता है कठिनाई है इसमें। और देखो इसमें सवाल में आप देखोगे केवल 2 भी आ रहा है, केवल 3 भी आ रहा है। जो 4 लाइन वाले सवाल मिलते हैं ना, बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े लाइन, इसमें कभी भी केवल 1, केवल 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 लाइन मेहनत करके बनाया है। वो कम से कम 2 को लेके चलेगा या 3 को लेके चलेगा, 1 को गलत करेगा। ऐसा नहीं होगा 4 बड़े बड़े लाइन हो। अब जितनी बार सवाल आया हो देखना, अगर 4 लाइन आ रहा है और चारों बड़े बड़े लाइन है, तो उसमें 2 होगा या 3 होगा, 1 कोई गलत करेगा उसमें से सामान्यतः, या 2 गलत करेगा, 2 सही करेगा। बट छोटे वाले प्रश्न में, छोटा प्रश्न है, तो ऐसे में संभावना हो सकती है, क्योंकि देखो केवल 2, केवल 3, 1 2 1 3। अगर आप मान लो कुछ भी नहीं जानते हो, एक दिमाग ये काम करता है, केवल 3 पे बल दिया, केवल 2 पे बल दिया। 3 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, जबकि 2, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 2, तो लगता है कि 2 पे तो सबसे अधिक बल दिया इसने, सबसे अधिक बार 2 आया है,
3 बार आ गया 2, 1 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, और जबकि 2 एक जगह अकेला आ रहा है, 2 बार साथ साथ आ रहा है। तो अगर इम्फेसिस को भी देखेंगे तो हमको लगता, अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको नहीं पता उत्तर बताओ, तो मैं इलिमिनेशन प्रोसेस से पहुंच जाऊंगा कि केवल 2 होगा, और थोड़ा दिमाग भी लगा लूंगा कि ये सतत वृद्धि देके कुछ ना कुछ यहाँ गेम खेल रहा है। ये हो सकता है उतार चढ़ाव आया हो, वास्तव में शब्द ये लिखा हो, इसने लिख दिया सतत वृद्धि, इसको कट किया मैंने, और एक कट हुआ तो संभावना होगी या तो 2 या 3, और 2 3 विकल्प नहीं है, 2 3 का कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ पर एक सवाल है, सबसे बड़ा भागीदार हो सकता है, सबसे बड़ा न होकर ये सबसे बड़ा कोई और हो, दूसरा देश हो, और इसने नेपाल को बना दिया। इसको पढ़ने से लग रहा है कि हो सकता है ये ना हो कि कोई और हो, जबकि बीच वाला एक ओवरऑल सटीक लाइन है। कभी बैठ के सोचोगे तो लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, रिस्क भी दिमाग लगा के ही लोगे, ऐसे थोड़ी रिस्क लोगे। आगे बढ़ाओ जरा। नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सही। जरा देखना एक बार प्रश्नों को, थोड़ा बारीक से पढ़ना, खुले दिमाग से पढ़ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। अब देखो ये जो शब्द दिया ना, असीमित, हो सकता हो सीमित रूप से होगा, एक 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 लेवल तक खरीदेगा सभी अनाजों, यहां शब्द भी दे रहा है सभी प्रकार के अनाजों का, दालों का, तिलहनों का एमएसपी। तो सब चीजों का एमएसपी थोड़ा ही होता है। सभी अनाजों यहां ला रहा है, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत के किसी भी राज्य में, यह भी एक दे रहा है कि किसी भी राज्य में, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है, मतलब जितना है उतना खरीद लो। तो कई बार ये कठिनाई पैदा कर सकता है। लाइन ही वेग टाइप के लाइन को बता रहा है, बहुत ही ज्यादा फैला दिया गया लाइन है कि सभी अनाज और असीमित रूप से एमएसपी पे खरीद। तो ये लाइन का जो संदर्भ है, ये लाइन का संदर्भ ही ऐसा बता रहे कि लाइन गलत दिशा में जा रहा है। 2 लाइन है, अनाजों दालों का एमएसपी किसी भी राज्य और प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पे बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। आप देखो ये लाइन दे रहा है कभी नहीं पहुंच पाते, कई बार एमएसपी से ज्यादा पे बाजार में बिक जाता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी ज्यादा में बाजार में बिक जाता है। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है, कई बार ऐसी सूचनाएं आती हैं। हो सकता है कभी किसी चीज का उत्पादन कम हुआ हो तो एमएसपी से ज्यादा बाजार में बिक जाएगा, एमएसपी तो पहले से तय है, बाजार में हो सकता है उससे ज्यादा में निकल जाए, तो एमएसपी पे उस साल उस चीज की खरीद कम हो जाती है। तो ये लाइन को पढ़ने से, और देखो ये न तो 1 न तो 2 कभी कभी सही होता है, परंतु अगर 10 बार यूपीएससी में न तो 1 न तो 2 दिया है 10 जगहों पर, तो 1-2 को वो सही कराएगा कि आप इसी को हिट करो। लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये नहीं होता है, परंतु यूपीएससी है, कुछ सवालों में जानबूझकर वो चाहेगी, और ये 4 जहां पे 4 लंबे लंबे सवाल हो ना, वहां पे जनरली ये नहीं होगा कि 4 बड़े बड़े लाइन 2-2 लाइन के लाइन लिखे और लास्ट में हो कोई भी इनमें से कोई भी नहीं। तो इतना मेहनत किया और इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा विकल्प नहीं होगा। अगर लंबे लंबे लाइन हो तो ध्यान रखना, ये 2 लाइन है, दोनों लाइन ऐसा लाइन लिखा हुआ है कभी नहीं पहुंच पाते, सभी अनाजों का असीमित होता है, तो इसका दोनों का भाव ही निगेटिव किया हुआ है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के डी आंसर तक हिट कराने के लिए, जनरली लोग इसको हिट नहीं करते हैं, जानबूझकर डी तक पहुंचाने के लिए दोनों को अलग सेंस पकड़ा हुआ है। ये 20 का सवाल मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप जितना पीछे जाओगे ना तो प्रवृत्ति ज्यादा आसान रही है। लक तो देखो है पक्ष, परंतु ये भी काम करता है, केवल लक के सारे नहीं रह सकते हो आप। तो हम इसमें हिट करना होगा तो डी करेंगे।
देखो, इस प्रश्न को देखने से लग जाता है कि पहला वाला भी एक्सट्रीम सेंस में ले गया और दूसरे वाले कभी नहीं पहुंच पाते, किसी भी राज्य में कभी नहीं पहुंच पाता। ये लाइन बड़ा ही वेग टाइप का लाइन है, एक्सट्रीम सेंस में लिख रहा है। सभी अनाजों का असीमित मात्रा में एमएसपी पे खरीद होता है, असीमित होता है, एक्सट्रीम कंडीशन पैदा कर रहा है, एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहा है। लगता है कि इसको भी तो कहीं ना कहीं उत्तर निकालना, यहां यही निकलेगा। तो यहां पे संभावना दिख रही है इसकी, तो इसको हिट करेंगे, यहां पर डी को आंसर हिट करेंगे और यही उत्तर भी है। नेक्स्ट, बफरिंग हो रही है, ठीक है, हमारे साइड से जलाओ, आगे बढ़ाओ। 70। ठीक है, इसको जरा ऊपर उठा लो। अच्छा ठीक, इसको थोड़ा ऊपर बना लो, कैसे होगा? ठीक है, ठीक है, हो जाए। इसके नीचे में क्या था? ठीक है, ठीक है, सवाल को देखना। सत्तर नंबर का सवाल, इसका उत्तर ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या इसका उत्तर है। वाणिज्यिक प्रपत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। 3 लाइन आया है और थोड़ा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक, यहां पे आ रहा है अल्पकालीन, यहां पे आ रहा है दीर्घकालीन। दोनों में से कोई एक उल्टा पुल्टा जरूर होगा, या तो यह दीर्घकालीन प्रतिभूति वचन पत्र होगा या अल्पकालीन होगा, तभी उत्तर को, ये शब्द ही पढ़ने से लगता है ना कि यहाँ गेम करने की संभावना है। उत्तर को, किसी लाइन को गलत करने के लिए दीर्घकालीन होगा, उसके जगह पर अल्पकालीन कर लिया, कहीं पर अल्पकालीन होगा, उसको दीर्घकालीन कर लिया, उसको उस लाइन को गलत कर देगा। कि 2 शब्दों के गेम से, कहीं पे हो उतार चढ़ाव, आपने लिख लिया सतत वृद्धि, इसका मतलब वहां गेम हो सकता है। कुछ जगहों पे इसी टाइप से गेम होता है, जो हो रहा है सतत वृद्धि, आप कह दो उतार चढ़ाव होता है। कहीं पे हो सकता है कि उतार चढ़ाव हो रहा है, आप लिख दो सतत वृद्धि होती है। कहीं पे अल्पकालीन हो, आप लिख दो दीर्घकालीन, तो लाइन गलत होगा। तभी तो सही लाइन, तभी तो क्वेश्चन के रूप में लगेगा। तीसरा है शीघ्रावधि द्रव्य, इसमें अंग्रेजी का कोई शब्द होगा। अंतर बैंक लेन देन के प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त शून्य कूपन ब्रांड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्गमों को निर्गित करने जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन बॉन्ड है। ये 3 लाइन लिख रहा है और ओवरऑल लाइन पॉजिटिव सेंस में है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित हो रहा है, तो यह अल्पकालीन की स्थिति बन सकती है। ब्याज सहित अल्पकालीन बैंक है। तो इसको पढ़ने से लग रहा है कि गेम या तो पहले में यहां कुछ होगा या फिर यहां पर होगा। तीसरा वाला 2 लाइन लिख रहा है, 2 जगहों पे अंग्रेजी का ब्रैकेट में लाइन दे रहा है, कुछ बड़ा उल्टा पुल्टा टाइप का लाइन नहीं, तो 3 सही होगा। अगर पढ़ोगे आसानी के साथ तो 3 सही होगा, तो या तो सी में उत्तर होगा या फिर डी में उत्तर होगा। अच्छा, इसमें 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट और है। 70 में 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट और, इसमें से 1 पॉइंट और है, इसमें 1 पॉइंट और है, यहां से छूटा हुआ है। 1 पॉइंट और पढ़ देता हूँ, चौथा पॉइंट। नहीं, इसी में है, नीचे करो। इसमें 3 के बाद 1 पॉइंट और है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, यहां से एक नीचे जा रहा है ये पॉइंट। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्गित किया जाना ब्याज रहित अल्पकालिक बॉन्ड, ये तीसरा ये पार्ट है और चौथा ये पार्ट है, ध्यान करना। चौथा ये पार्ट है। तो 4 पॉइंट में बना हुआ है, और 4 पॉइंट को देखने से आप देखोगे या तो 1 गलत होगा या 2 गलत होगा। दीर्घकालीन और अल्पकालीन में गेम है। तो इस गेम को कैसे करोगे, इस गेम को कैसे खेलोगे?
3 वाला लाइन है, फिर चौथा लाइन है। तो देखो इसमें एक तो दे दिया, ये पार्टी केवल 4 है, ये 4 लाइन दे रहा है, 1 2 3, एक और चौथा पॉइंट भी है, ये चौथा पॉइंट यहां शुरुआत हो रही है। तो केवल 4 ऐसा नहीं करेगा, इतना लाइन लिखा है और केवल 4 पे उत्तर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। और देखो अगर केवल 3 होता, केवल 2 होता, केवल 4 होता तो फिर संभावना हो सकती थी। एक केवल 4 कर रहा है और सब में 2-2 निकाल रहा है, एक जगह पे 3 निकाल रहा है, तो संभावना प्रबल रहेगी 2 या 3 वाले में हम बी तो उत्तर नहीं करेंगे, वर्स्ट कंडीशन में भी नहीं करेंगे। और आप देखोगे केवल 4 कर रहा है, लास्ट वाला लाइन है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्गत किए जाने वाले व्यावसायिक बैंक। अब इसमें दिमाग नहीं लग रहा है, मगर केवल 4 नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी हम 4 नहीं करेंगे। सवाल को देखते हैं थोड़ा। एटी 84 नंबर का सवाल है ये। फिर मैं लास्ट में थोड़ा कंक्लूड करूंगा। भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? 6 चीजें दी गई हैं, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, कुल्फी, चुकंदर, सड़ा आलू, मूंगफली के बीज, 6 पॉइंट। और एक जगह पे दे दिया 1 2 3 4 5 6। तो देखो 84 में ये पॉइंट आ रहा है कि भारत की जैव ईंधन नीति की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, और 6 पॉइंट दिया है। तो ये तो कुछ को तो हटाएगा, कुछ तो इसमें ऐसा मिलाया होगा जो कि जिसका कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं हो सकता है। तो 6 का 6 यहां लिखा और सबको मान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है सवाल में कि किनका उपयोग हो सकता है। और 6 नाम दिया, 6 में से पक्का 1 2 3 लोगों को छांटेगा। और डी विकल्प आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको तो पक्का काट देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। किसी चीज में पूछ रहा है कि जैव ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हो रहा है और 6 चीजें दे दें, तो सवाल तो इसलिए बनाया गया ना कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, किसको छांट के हटाना है वो आप बताओ। जबकि यहाँ लास्ट वाला दे रहा है कि डी 1 2 3 4 5 6। आप इसको आजमाना, प्रीवियस ईयर्स में भी ये चीजें मिलेंगी आपको। मैं 20 का सवाल बता रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 6 हमने डी को काट दिया, अब इसमें से उत्तर देखो आप, उत्तर में क्या क्या बन रहा है, उत्तर में क्या क्या बन रहा है देखोगे तो आपको ये लग रहा है कि 3 की शुरुआत 1 से हो रही है और 3 की एंडिंग भी 1 से हो रही है, 6 से हो रही है। 3 की एंडिंग 6 से हो रही है, 3 की शुरुआत 6 से हो रही है। तो जिस शुरुआत में मान लो अगर केवल पता चल जाए 6 नहीं है, किसी की शुरुआत में पता चले 1 भी है और 6 भी है, इसका ये 2 की एंडिंग, इसमें से 3 की शुरुआत 1 से हो रही है और 3 का अंत भी 6 से हो रहा है। इसका मतलब 1 और 6 तो पक्का होना चाहिए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 1 और 6 की, और 1 और 6 दोनों को लेगो तो आप सी को काट दी। अब आपके पास ए और बी में उत्तर है, या तो ए करोगे या बी करोगे, दोनों में से कोई एक कर लोगे, इधर 1 और इधर 2। अब 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो हम कंफ्यूजन में हैं, तो हम ए और बी में करेंगे। या तो 1 2 5 6 होगा या 1 3 4 6 होगा। 1 2 5 6 हो सकता है, या 1 1 3 4 6 हो सकता है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए इसमें आ रहा है मूंगफली के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूंगफली का बीज क्यों इस्तेमाल करोगे? जैव ईंधन में इस्तेमाल करना तो कुछ और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे जो थोड़ा ज़्यादा सस्ता हो। मूंगफली के बीज तो बड़े महंगे होंगे। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने ये होना चाहिए, गेहूं के दानों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त गेहूं नहीं पूछ रहा है, क्षतिग्रस्त गेहूं हम इसका जैव ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये होना चाहिए। बट मूंगफली का बीज तो ज़्यादा महंगा होगा, या 3 नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में लेके चलोगे तो ए आंसर आएगा, और यही आंसर भी है। 84 में ए ही आंसर है। जिसका उत्तर हमको कुछ भी नहीं पता है, ए बी से नहीं पता है, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगा के घुमा फिरा के पहुंच सकते उत्तर तक। क्षतिग्रस्त बीज के दाने होने चाहिए, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त गेहूं है उसका उपयोग हम लोग ईंधन में कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कच्चे माल के रूप में कर सकते हैं।
मूंगफली का बीज तो बड़ा महंगा होता है, सड़ा आलू कर सकते हैं, लगता है सड़ा आलू ये हो जाना चाहिए, तो आलू सड़ गया है ना, उसका इस्तेमाल कर ले हम जैव ईंधन के रूप में, सस्ती चीजें हैं। मूंगफली का बीज तो महंगा होगा, इसका क्यों करेंगे? तो जिसका उत्तर हमको बिल्कुल नहीं पता था उसको भी हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर। मे भी ये होगा, यही है उत्तर संजीव कुमार। ठीक है, यही उत्तर है। जरा पढ़ो इसको, क्या क्या लाइन दिया, 4 लाइन बना के दिया। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 89 है, 89 निम्नलिखित प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, 89। अब 89 में ध्यान रखो, 4 विकल्प दे रहा है, 1 2 3 4, और इसमें 2 लाइन लिख रहा है, इसमें 2 लाइन लिख रहा है, इसमें 2 लाइन लिख रहा है, लास्ट वाले में 1 लाइन लिख रहा है, पूरा पूरा लाइन। और इतना लाइन लिख रहा है, मेहनत करके सामने वाला सवाल बना रहा है और कह रहा है केवल 3, बी बता रहा है केवल 3, सीधे कट करके उड़ा देंगे। अगर छोटा सवाल होता ना, उसमें 2-3 बार आता है केवल 3, केवल 2, तो फिर हो सकता था केवल 2 या केवल 3। यहाँ 4 बड़े बड़े लाइन आए हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या लाइन लिखा है, 2-2 लाइन का लाइन आ रहा है और कह रहा है केवल 3। तो ये सारा लाइन लिखने का बेकार में लाइन लिख रहा है टीचर। तो किसी भी स्थिति में अगर हमें कहा जाए कि आपको क्या हिट करना, हम कहेंगे बिना पढ़े भी कहेंगे इतना लंबा लंबा लाइन है, क्या लिखा है नहीं पता, ए बी को काट दो, बी नहीं मारेंगे, हटा दो। ठीक है, बी को नहीं, बी को उड़ा देंगे। अब हमारे पास ए, सी और डी में चयन करना, थोड़ा रीड कर लेंगे कि क्या हो रहा है। ए 89 में देख लेंगे, 89 है ना, ये 89 में देख लेंगे। जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ये वर्तमान प्रवृत्तियों, गन्ने की वर्तमान प्रवृत्तियों, तो बचत की बात की जा रही, बचत थोड़ी ठीक बात है। ठीक है, जब सेट्स को सीधे रोपण किया तब एक कलिका सेट्स की अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये भी अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं अभी। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स को सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब देखो, खराब मौसम की दिशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब ये लग रहा है कि 2 या 3 में कोई एक कटेगा जरूर, 2 या 3 में एक कोई ना कोई कटेगा, ऐसा लग रहा है। या तो दोनों कट जाए या एक कट जाए या कोई कटेगा, 1 2 या 3 में। तो हमारा 3 ऑलरेडी कटा हुआ है, 3 ऑलरेडी कटा हुआ है। और ध्यान दो कि अपने पास विकल्प में 2 की शुरुआत 1 से हो रही है, 2 2 बार है, 3 2 बार है और 4 भी 2 बार है, तो ऐसे इसके बाद एलिमिनेट करने में दिक्कत हो रही है। अब 2 या 3 में कोई ना कोई कटेगा, या तो 2 कटे या 3 कटे या दोनों कटे, क्योंकि दोनों में आ रहा है कि, और 3 की संभावना ज्यादा कटने की है, ये दिमाग में रखो, 3 की संभावना ज्यादा कटने की है, क्योंकि खराब मौसम की दिशा में तुलना में बेहतर होता है। एक खराब मौसम की दिशा में यदि सेट्स का, पता नहीं कौन कौन सा लाइन है, एबीसी समझ में नहीं आ रहा है, एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तो खराब मौसम की तुलना में ये लाइन लिखा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये क्यों लाया जा रहा है, ऐसा नेगेटिव टाइप का लाइन खराब मौसम की तुलना में। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम 3 को काट सकते हैं, 3 को काटेंगे तो डी कटेगा। हमारे पास या तो 1 2 उत्तर कर लेंगे या 1 4 उत्तर कर लेंगे। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। ये लाइन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सैटेलाइट सेटलिंग से की जा सकती है। तो या तो 1 2 हो जाएगा या 1 4 हो जाएगा। अगर हम देखें ऐसे तो ये 2 या 3 में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, या तो 2 नहीं होगा या 3 नहीं होगा या दोनों नहीं होगा। तो अगर 3 नहीं हो रहा है तो आप 1 2 कर सकते हो, और 1 4 के स्तर पे जाओगे, या तो ए होगा या सी होगा, यही दोनों में से कोई ना कोई उत्तर होगा। अब आप उत्तर अपने तरीके से निकाल सकते हो, ध्यान रखना। थोड़ा इसके लिए ना 2-3 घंटा बैठ के एक अलग तरीके से दिमाग को डेवलप करो और फिर देखना इसमें क्या गेम हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे संदर्भ बदल रहा है, यहाँ पे केवल 3 आ रहा है, केवल 4 आ रहा है, तो यहाँ पे संभव है इसमें गेम, क्योंकि ये छोटा छोटा लाइन है, 1 2 3 4 छोटा लाइन है, इसमें संभव है केवल 4 केवल 3। और इतनी चीजों को ला रहा है, अगर 90 नंबर में इतनी चीजों को ला रहा है, इतनी चीजों को ला रहा है, किस पद्धति को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, 1 2 3 4, और पता चलता है कि चारों को उत्तर दे दे, ये सामान्यतः नहीं होगा। कुछ तो होगा, किसी चीज को थोड़ा हटाए, या तो 1 को हटाएगा या 2 को हटाएगा, हो सकता है 3 को हटा दे। तो निम्न पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, फसल विविध रूपण एक, दूसरा सिंब आधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि। अब बुद्धि लगाओ, 90 नंबर 90 नंबर 90 नंबर में देखो, फसल विविध रूपण, सिंब आधिक्य, ये फसल विविध रूपण पारितंत्र अनुकूली कृषि, ये तो माना जाता है फसल विविध रूपण, ये सही माना जाता है। और वर्टिकल फार्मिंग भी ये सही माना जाता है। 1 और 4 की तो स्थिति बनती है वर्टिकल फार्मिंग के फैक्ट्स के दिमाग से, अगर फैक्ट देखते हो तो टेंसियोमीटर क्या है पता नहीं है, फसल विविध रूपण ये होगा ही होगा, एक तो होगा ही होगा। ये पारितंत्र अनुकूली कृषि, जो पारितंत्र के अनुकूल कृषि, एक होगा, अगर एक होगा तो फिर वैसी स्थिति में या तो ए होगा या फिर डी होगा। और अगर ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग की बात है, कई जगहों में वर्टिकल फार्मिंग होती है, और 1 और 4 कर रहे हो तो 1 और 4 कहाँ पे दिखाई देता है, 4 तो यहाँ ऊपर में है नहीं, 1 और 2 3 में। थोड़ा दिमाग लगा के भी देखेंगे, सिंब आधिक्य ये क्या है नहीं मुझे पता है। तो ऊर्ध्वाधर कृषि और फसल विविध रूपण 1 और 4 तो बनेगा, और 1 और 4 बन रहा है डी में, और डी को हम काटने की स्थिति में आ गए हैं। तो थोड़ा दिमाग से सोचेंगे कि 1 और 4 को तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे। ये दोनों इतना पढ़ के जाओगे तो इतना तो बोल ही सकते हो, फसल विविध रूपण ये तो होना ही चाहिए। अगर ये हो रहा है फसल विविध रूपण तो सी कटा और डी कट, सी और बी कटा, आपके पास विकल्प है, या तो ए को करोगे या फिर डी को करोगे। और 1 और डी में देखोगे तो आपने डी को चेक किया कि चौथा होगा कि नहीं, तो वर्टिकल फार्मिंग ये अच्छी फार्मिंग मानी जाती है। ये भी परिस्थितियों के अनुसार, जहाँ का जैसा भौगोलिक वातावरण हो, तो पारितंत्र अनुकूली में तो इसको भी लाएंगे। तो कम से कम हम सी और डी नहीं करेंगे, 50% में आके कोई हिट करेंगे। फट्टा भी करना हो मारना हो तो एक को या डी में से कोई एक कर देंगे। 1 और डी में ही उत्तर भी है, आप देखते रहना 1 और डी में कौन सा उत्तर है, ध्यान कर। अब देखो यहाँ पे प्रश्न की स्थिति, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है, मुझे नहीं पता है फर्टिगेशन का क्या क्या संदर्भ बनता है, क्या लाभ है ये पूछा है इसने। और इस सवाल है 91, ये ए स्टेट है, 91 है। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, सिंचाई जल की क्षारीयता का लाभ पूछा है, तो लाभ में तो ये लग रहा है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, लाभ हो सकता है, संभव है, नियंत्रण संभव, क्षारीयता ये कठिनाई पैदा करता है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट, सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों को सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का हो सकता है कि रॉक फॉस्फेट और कुछ अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ, यहाँ सभी अन्य लिख रहा है, ये थोड़ा वेग बना रहा है लाइन को। कौन सा लाइन, 2, सभी अन्य लिखकर। आप पहले भी देखोगे जहां पे सभी अन्य आया है वो लाइन गलत हुआ है पास्ट में। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किया है, सकारात्मक लाइन है। 3 तो होगा, 1 और 3 होना चाहिए, और 1 और 3 होगा तो फिर सी हो जाएगा उत्तर सीधे सीधे, 1 3 4। और वैसे भी देखोगे 3 की एंडिंग 4 से हो रही है और 3 की शुरुआत 1 से हो रही है, तो 3 की एंडिंग 4 से हो रही है और 3 की शुरुआत 1 से हो रही है, इसका मतलब 1 और 4 होना चाहिए।
तो या तो बी उत्तर होगा या फिर सी उत्तर होगा, ये दोनों में से ही एक उत्तर होगा। 3 की शुरुआत 1 से हो रही है, 3 की एंडिंग 1 से हो रही है, तो 1 और 4 दोनों का होना चाहिए। और 1 और 4 अगर लेके चलोगे तो पहला काटोगे और चौथा डी काट दोगे, बी और सी में से उत्तर करोगे। थोड़ा पढ़ो भी, कुछ ये भी बुद्धि लगाओ, और इसी में से उत्तर है बी और सी में से, या तो बी होगा या सी होगा। थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे तो हो जाएगा। ये तो मैं ऐसा सवाल बता रहा हूं ना जिसका उत्तर ही नहीं पता है, पढ़ के कितने लोग गए होंगे, फर्टिगेशन के क्या लाभ है। बट हम दिमाग लगा, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण, अच्छा लाइन है। लाभ पूछा है, नियंत्रण संभव है किसका, क्षारीयता कठिनाई पैदा करता है, तो इसका नियंत्रण संभव है किससे, फर्टिगेशन से। पहला तो होगा ही होगा। जैसे ही आपने डिसाइड किया पहला होगा, इसका मतलब डी काट दिया। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव, ये भी अच्छा लाइन है, इसका मतलब 1 4 जरूर होगा, इसका मतलब पहला काट दिया। और ये लाइन थोड़ा कठिनाई पैदा करता है कि पौधों, देखो ये लाइन तीसरा, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। लाइन देखता है कि सुलभ किए जा सकते हैं, अच्छा लाभ है ये। बट ये देखो रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट, हो सकता है सभी के जगह पे कुछ हो और इसने सभी कर दिया, कुछ अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, इसने लिख दिया सभी गलत करने के लिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 2 को जानबूझ के ट्विस्ट किया गया है, तो 2 को हम कट कर देंगे, सी को उत्तर निकालेंगे और सी ही उत्तर है। ध्यान रखना, सी ही उत्तर है। अगर एग्जाम देना होता है तो कम से कम 20-25 ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर बिल्कुल नहीं पता है, और 25 में हिट करूं तो उसमें से 20 के आसपास ऐसे सवाल जिसका उत्तर नहीं पता है, कुछ तो सीधे हिट होता है। तो 20 क्या हो सकता है, 100% दावा नहीं, बट 20 के आसपास उसमें सही हो जाए, 18 हो सकता है सही हो जाए। 25 वैसे सवाल को हिट करना जिसमें उत्तर ही नहीं पता, उसमें हम उत्तर को निकालना है। अब नहीं तो लगता है कि रॉक फॉस्फेट फर्टिगेशन पढ़ा नहीं, लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा। लगाओ दिमाग, उसमें भी दिमाग लग सकता है, लगता है दिमाग। भागो मत तेजी से। एक ये सवाल देखो, केवल 1 केवल 2 आ रहा है, इसका मतलब संभावना हो सकती है। देखो एक बार, ये कौन से कथन सही है, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 लाइन है, ऐसी स्थिति में 1 2 की संभावना हो सकती है, दोनों भी हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता है। देखो 93 को, 93 OMT को 26 डिग्री समताप देगा, गहराई तक मापा जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पे होती है। कुछ नहीं पता है। OMT जिसकी जो जनवरी मास में एकत्रित किया, उससे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। देखने से लग रहा है कि दोनों हो सकता है। इसमें दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है ना कि कोई ना कोई सही जरूर होगा, या तो एक सही हो या ये सही हो या दोनों सही हो। देखो एक जगह पे जो हमने दोनों में कहा था, न तो 1 न तो 2, पढ़ते ही लग रहा था कि दोनों में कठिनाई है। इसमें सीधे सीधे कठिनाई नहीं समझ में आ रही है, तो हम बी को तो कभी नहीं करेंगे इस लाइन में। कोई ना कोई लाइन सही जरूर होगा। मानसून व औसत तापमान, एक तो प्रश्न भी थोड़ा फैक्चुअल टच लिया हुआ है, उसमें जानबूझ के दोनों को एक साथ एक्सट्रीम कंडीशन किया हुआ था। एक्सट्रीम दे के न तो 1 न तो 2 किया गया था, दोनों एक्सट्रीम कंडीशन था, निरपेक्ष कथन हो गया था। यहां देखने से लगता है कि नहीं, डी तो मत करो आप, या तो 1 करो या 2 करो या 1 या दोनों करो। 93 में, 93 में, 93 में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से बहुत कम होगी या अधिक होगी। अब ये दोनों लाइन को देखोगे तो ये लाइन लगता है ना कि 26 डिग्री सी पर समताप रेखा गहराई को मापा जा सकता है, जो हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पे होती है। तो ये लगता है कि लाइन बड़ा फैक्चुअल टच देकर लिखा हुआ है, पिन पॉइंट लिखा हुआ है। 129 में ऐसा नहीं होगा 132 129 दिया, नहीं तो एक ही बार में पकड़ में आ जाता। तो लाइन पढ़ने से लगता है सकारात्मक है। और इस लाइन में कह रहा है कि वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से
कम होगी या अधिक होगी, थोड़ा वेग किया हुआ है लाइन, तो कम से कम हम डी तो उत्तर नहीं करने जा रहे हैं। और हम अगर पहला लाइन लग रहा है कि सही है तो या तो एक करेंगे या फिर एक या दो, दोनों करेंगे, दो में से कोई एक हिट करेंगे। क्योंकि पहला वाला लाइन पढ़ने से लगता है कि इसमें कुछ सटीकता दिख रही है। OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम 129 मीटर पर होता है। तो लगता है इसमें कुछ फैक्चुअल ट्रूथ है। तो एक होगा या तो केवल एक होगा या दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। दूसरे वाले में थोड़ा वेग कर रहा है, वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक अवधि तक वर्षा से कम होगी या अधिक होगी, थोड़ा वेग हो गया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है दूसरा लाइन। तो एक या दो में से कोई एक हिट करोगे, यही उत्तर भी होगा। इन दोनों में से कोई एक उत्तर भी आपका बनेगा, ये ध्यान रखना। सवाल को देखो जरा, एक सवाल का उत्तर अपने से निकालो, तो 94 का सवाल अपने से निकालो, रीड करो और निकालो। चौरानवे। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है का मतलब बाजार संचालित है, इसका मतलब रासायनिक उर्वरकों को कोई भी कितने भी दाम में बेच सकता है। बाजार संचालित है मतलब आग भी लग सकती है उसके दाम में। यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। क्या ऐसी स्थिति है क्या भारत में? भारत में पूछ रहे हैं रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में। क्या पहला लाइन सही है? सारे लोग बोलो, पहला लाइन सही है कि गलत है? थोड़ा बहुत देखो, मैं जो बता रहा हूं वो चीजों को ध्यान देना कि हो सकता है कहीं हम 10 सवाल बताएंगे तो मैं 10 की गारंटी नहीं लेता हूं, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी हमारी औरों की तुलना में। आप कई बार बुद्धि भी लगाएंगे, हम 3-4 टेक्निक एक साथ इस्तेमाल करेंगे, एक ही टेक्निक पे थोड़ी उत्तर निकालेंगे। बाद में हम नीचे के भी स्तर पे जाके देखते हैं, ऊपर से मिलाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, मतलब कॉमन सेंस लगाएंगे, तब जाके उत्तर निकालेंगे। एक बार इसका पहला लाइन बोलो, 94 का पहला लाइन सही है कि गलत है? अपने विवेक से बोलो, दिमाग से बोलो कि रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है, मार्केट उसको कंट्रोल करेगा, या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो क्या रासायनिक उर्वरकों को कोई कितने में बेच लेगा? क्या मार्केट संचालित हो गया इसका मतलब उसके कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं है? क्या ऐसा है क्या? पहला बोलो, पहले बोलो आप। फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है। अगर पहला वाला फॉल्स है तो आपका ए कट गया और डी कट गया। ए और डी तुरंत काटो पहले। अब आपको केवल 2 में और 2-3 में जाना है, या तो 2-3 होगा या एक केवल 2 होगा। दो तो दोनों में है ही, सी में और डी में। 3 को देखो, 2 को छोड़ दो, 2 को तो मान लो कि सही है। दो तो रहना ही रहना है, क्योंकि एक काट दियो और बी और सी में दोनों में 2 है। 3 को देखो, क्या 3 सही है क्या? अगर 3 सही होगा तो 2-3 होगा, 3 सही नहीं होगा तो केवल 2 होगा। सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उप बढ़िया शब्द का प्रयोग किया गया, बाई प्रोडक्ट। कई जगहों पर बाई प्रोडक्ट के रूप में कई चीजें निकलती हैं। तो ये लाइन पढ़ने से लग रहा है सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक कच्चा माल है और तेल शोधक कारखानों का उप उत्पाद है। ये लगता है सही हो सकता है। पहला वाला लाइन सीधे गलत हुआ तो हमने एक और डी को काटा। बी और सी में 2 तो है, तो 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, मान लिया ये सही ही है। हमको तीसरे को देखना है, तीसरा में क्या सेंस निकल रहा है। तो सल्फर इसका कच्चा माल है, तेल शोधक कारखानों का उप उत्पाद है। बाई कई चीजें तेल शोधक कारखानों से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, और ये बाई प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो ये लग रहा है तीसरा भी सही है। 94 का उत्तर बिल्कुल नहीं पता था, और केवल हम दिमाग लगा के बी उत्तर को पकड़ लेंगे, और बी ही उत्तर भी है।
बी इज द आंसर। नॉट विजिबल, बिल क्लियर तो है हमारे पास से, तो क्लियर है। ऑल क्लियर है। तो ध्यान करना, एक सवाल और बता देते हैं लास्ट में जो इससे संबंधित है। देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, पीछे कुछ सालों में ये चर्चा की गई है कि जिस सवाल में केवल आ जाए, ओनली आ जाए, वो जनरली गलत होता है लाइन। बट जब केवल के साथ कुछ आ जाए तो वहां पे उसकी सही होने की संभावना बढ़ जाती है, दिमाग में रख लेना। केवल कुछ, अगर केवल चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं तो गलत हो जाता। केवल कुछ चक्रवात, इसका मतलब माइल्ड कर दिया स्टेटमेंट को। जनरली जहां केवल आता है वो लाइन गलत हो जाता है सीसेट में भी। बट पीछे एक दो सालों में 1920 में इन लोगों ने केवल के साथ माइल्ड किया है। अगर आप 13, 14, 15 का सीसेट का सवाल देखोगे, जितनी जगहों पे केवल आया है सब लाइन गलत हुआ है। बट केवल के साथ कुछ आ जाए या केवल को थोड़ा माइल्ड बना दे, केवल के साथ नहीं लगा दे, तो लाइन सही हो जाता है। ये पीछे 2 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ध्यान रखना। अदरवाइज जनरली वेयर एवर द टर्म ओनली इज यूज्ड, वो जनरली फॉल्स हो जाता है। मगर यहां माइल्ड किया गया, उसको हल्का किया गया, उसके एब्सोल्यूटनेस को। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो ये लाइन सही हो गया। अदरवाइज जनरली कहा जाता है कि जहां केवल देखो उसको काट दो, जबकि यहां पे सही हो रहा है तो दो सही होगा तो केवल 2 होगा या बी होगा 2, 3 होगा। इसका मतलब ये कटेगा, सीधा काट देंगे। जैसे जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, कट, केवल आ गया ना, केवल आ गया, बट केवल कुछ आ गया तो एक को काट देंगे। एक को काटेंगे तो ये भी डी भी कटेगा और ए भी कटेगा। 2 होगा ही होगा, तो या तो बी होगा, या तो ए हो, या तो बी होगा या डी होगा, बी होगा या सी होगा, या तो बी होगा या फिर सी होगा। 99 में या तो बी होगा या फिर सी होगा, केवल यही होगा। जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में, जेट प्रवाह कहां पे होता है मुझे नहीं ध्यान है। बट ये जो लाइन लिखा ना, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो मैं इस शब्द से पकड़ लिया कि लाइन को काटो, इसको हटाओ, इसको हटा दिया तो ए हटा और डी हटा, बचा बी, बचा सी। और केवल कुछ ही चक्रवात ही वाताक्षी में उत्पन्न होता है, केवल के साथ कुछ लगा दिया, इसका मतलब इसको हल्का किया जानबूझ के। ये कुछ शब्द का प्रयोग स्पेशली किया गया, कुछ, इसका मतलब यहां कुछ गेम खेला टीचर ने, कुछ लगा, इसका मतलब 2 होगा ही होगा। 2 को हम मानेंगे। अब ये सी होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट 2 को पक्का मानेंगे। 2 पक्का मानेंगे तो या तो बी उत्तर होगा या सी उत्तर होगा, और बी और सी में से उत्तर करेंगे। यहाँ पे उत्तर जो है 99 में वो है सी, केवल 2। यानी केवल कुछ के साथ जब आ जाए, केवल के साथ कुछ आ जाए, केवल के साथ नहीं आ जाए तो उसको सही मानना। और जहां पे केवल ऐसे आ रहा है ना, केवल, वहां पे सतर्क हो जाए। क्लियर? सी ही उत्तर है। एक बार भी आप सारे लोग 1-2 घंटे का टाइम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के कुछ शब्दों को पकड़ने पे लगाओ। जैसे मैंने यहाँ छांट के निकाला केवल कुछ, केवल आ रहा है तो गलत हो रहा है, और केवल कुछ आ रहा है तो सही हो रहा है, तो केवल कुछ छांट के निकालोगी। केवल कुछ हो सकता है टीचर जो पिछले 20 वाला टीचर हो वो 21 में भी सेट करे, और जब सेट करेगा, जैसे ही सेट करेगा तो वो इस शब्द को दिमाग को, बहुत सोच समझ के शब्दों को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे केवल लगाया तो लोग सोचे केवल आते ही गलत होगा, तो इसको भी गलत काटेंगे, इसको भी गलत काटेंगे, 1 और 2 को। या कोई हो सकता है 1 और 2 को गलत काटे तो कंफ्यूजन में आ जाए, कहाँ पे लिखे, केवल 3 दिया नहीं है, तो ये लाइन तो गलत हो रहा है, मगर ये लाइन कुछ लगा के सही कर रहा है सामने वाला।
देखो, चल अंधेरा कायम है, अंधेरा कायम, अंधेरे को दूर करो, जम के पढ़ो। और करो क्या, जैसे पिछले साल के प्रश्नों को देखो, अगर पिछले साल के प्रश्नों को, तो कुछ कुछ चीजों को देखो जहां दीर्घकालिक आ रहा है, हो सकता है वहां अल्पकालीन हो, जहां अल्पकालीन आ रहा हो सकता है वहां दीर्घकालीन हो, ऐसे सब लाके गलत कर रहा है। कहीं उतार चढ़ाव की बात हो, वहां सतत विकास लाया हो, या सतत लगातार हो, वहां कह देगा उतार चढ़ाव हो रहा है। मतलब लाइन को गलत करने के लिए सतत विकास शब्द आया है, ओरिजिनल में कह दिया उतार चढ़ाव होता है। ओरिजिनल में हो, फैक्ट में उतार चढ़ाव होता है कि भारत और इनके श्रीलंका के व्यापार में उतार चढ़ाव हो रहा है, लिख देगा सतत सतत वृद्धि हो रही है। ये ध्यान करना। तो जहां पे ऐसी चीजें आती हैं वहां पे लग जाता है कि कई बार आता है कि इसकी मात्रा लगातार घट रही है, और हो सकता है मात्रा घट बढ़ रही हो, बोलो, कभी घटी हो कभी बढ़ी हो, ध्यान रखना। जैसे मानव विकास सूचकांक में भारत के पोजीशंस में लगातार गिरावट आई है, ऐसा नहीं है कभी चढ़ा है कभी घटा है, अभी तो घटा है, फिर आगे पीछे कभी बढ़ा भी है कभी घटा है मानव विकास सूचकांक में, मगर दे देगा लगातार सुधार हो रहा है, कठिनाई पैदा हो जाएगी। कृषि में, जीडीपी में कृषि की भागीदारी लगातार बढ़ी है, स्वतंत्रता के बाद लगातार बढ़ी, अभी तो बढ़ी है, जीडीपी में 20% तक हो गया कृषि की भागीदारी, परंतु सवाल को इस रेंज में ला सकता है कि लगातार बढ़ी है, इसका मतलब हो सकता है घट बढ़ रहा हो, इसने लगातार बढ़ी है लिख दिया। तो शब्दों की बारीकियों को पकड़ लोगे तो आगे गेम खेल सकते हो, भविष्य तो उज्जवल होगा, ये मान के चलो। और ये बताओ ना, किसको कठिनाई नहीं है थोड़ी सी, कौन प्रॉब्लम नहीं है पीटी में, कौन आज हो सकता है जो अभी आज की तैयारी कर रहा है, हो सकता है भविष्य का वो टॉपर हो। आज हो सकता है आप, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, और लाखों लोगों में जो हो सकता है आगे जाके टॉप करे, वो टॉपर भी आज पीटी को लेकर दिक्कत में है। आप ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल निश्चित है कि मेरा पीटी तय है, वो भी कठिनाई में डरा हुआ होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा भयभीत होगा कुछ, बट कॉन्फिडेंस होगा ओवरऑल कि निकल जाना चाहिए। बट पूछोगे कि आप दावा ठोक के कर सकते हो क्या, निकल जाएगा, इतना प्रश्न जटिल प्रवृत्ति के हैं। तो आपको भी थोड़ा बहुत भय हो रहा है तो स्वाभाविक है, और एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत तो होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत होता है जायज है, वो उसको एक्सेप्ट करो। लाखों लोग बैठ रहे हैं, आप दिन रात पढ़ रहे हो तो मानो कि निकाल लेंगे, बस शांतिपूर्वक बैठो वहां पे, कैसे इलिमिनेट करना है एक एक करके उसको देखते जाओ। एजम्पशंस का मतलब होता है जिसको एज्यूम करके चल रहे हो। एजम्पशंस में होता है कि कोई कथन जो कहा जा रहा है उसके पीछे का क्या आपने मान लिया है, आपने मान लिया है, वो एजम्पशंस हो जाएगा। जैसे मान लो भारी बारिश हुई, और मान लो आपके शहर में भारी बारिश हो रही है, मंत्री जी को सड़क से आने का कार्यक्रम था, मंत्री जी सड़क मार्ग से उस शहर में नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि कोई हवाई मार्ग जरूर है उस शहर में आने का, सड़क मार्ग से आ नहीं, या ट्रेन, वो जरूर ट्रेन की सर्विस है, एज्यूम कर लिया आपने कि सड़क मार्ग से तो आ नहीं रहे शहर में, आना तय है, तो कौन सा मार्ग होगा। तो ये आप एज्यूम कर लोगे अपने आप ही, या तो रेल ट्रेन से आ जाएंगे या हवाई मार्ग से आ जाएंगे। कह रहा है कि सड़क मार्ग से नहीं आएंगे, इसका मतलब उसी में छुपा हुआ है कि या तो रेल मार्ग आ जाए या फिर हवाई मार्ग आ जाए। तो एज्यूम्पशन जो है ना, कथन के पीछे छुपा हुआ भाव होता है, निहित अर्थ होता है, उसको हम एजम्पशन बोलते हैं। कई जगहों पे कथन और पूर्व धारणा के भी सवाल आता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के। एजम्पशंस कथन में ही छुपा हुआ रहता है, निहित होता है, अस्पष्ट होता है। जब दिमाग लगाते हो तो आप उस भाव को पकड़ लो कि इस कथन में यही चीज छुपा हुआ है। वो आज छतरी लेकर बाहर निकला है बहुत दिनों के बाद, आज छतरी लेकर, इसका मतलब एज्यूम किया कि आज बारिश होगी। सामान्यतः छतरी लेकर नहीं जाता है, निकला, देख लिया बादल को, छतरी लेकर निकल गया, इसका मतलब बारिश होने की संभावना है, छुपा हुआ है उसी में, एज्यूम कर लेना। क्लियर। जैसे मान लो किसी ट्रेन पे लिखा जाता है
कि भाई यहाँ पे आप बाहर की तरफ सर मत निकाले, नहीं तो घटनाएं घट सकती हैं। तो ये बनाने वाला, निर्देश देने वाला एज्यूम कर रहा है कि लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ के थोड़ा बहुत ध्यान देंगे और उसका पालन करेंगे। वो एज्यूम करके चल रहा है कि मैं ऐसा अगर जारी करता हूं तो इसका ये चीजें जरूर निकल जाए। तो कथन में जो निहित है ऑलरेडी, ध्यान रखना, ऑलरेडी उसी में अस्पष्ट तौर पर निहित है, उसी को हम पूर्व धारणा करते हैं, पूर्व धारणा करते हैं। ठीक है, ज्यादा दबाव नहीं। पवन बोल रहे हैं, पवन प्रजापति, जितना ज्यादा दबाव और स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म करना है। देखो थोड़ा बहुत दबाव हो तो ठीक है, जैसे थोड़ी बहुत मुद्रा स्फीति हो ना तो अच्छी है, रफ्तार बढ़ती है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है मुद्रा स्फीति, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ज्यादा हो गई ना फिजिकल डेफिसिट तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दबाव भी इसी के समान है। दबाव में एक सकारात्मक दबाव भी होता है, यूस्ट्रेस की भी स्थिति आती है तो एक संदर्भ में। तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दबाव में होगे तो तनाव पैदा कर देंगे। थोड़ा बहुत दबाव तो सब लोग फील करता है, तो आप उसको लेके चलो और अपने को खूब पढ़ते रहो। कोचिंग पे नहीं, अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे चले जाओ, उनको बारीक से थोड़ा बहुत देख लो, 2-3 घंटा उसको भी देखो। और देखो पॉलिटी के सवाल बहुत मात्रा में एकदम बारीक सवाल आ रहे हैं, तो पिछले साल के ट्रेंड को भी देखो। किसी एक खास कोचिंग पे पूरी ताकत झोंक देना ठीक नहीं होगा, चाहे कोई भी कोचिंग हो। अभी आप अपने तरीके से चीज़ों को, बारीकियों को गो थ्रू कर रहे हो तो पर्याप्त रहेगा पीटी पास करने के लिए। निगेटिव मार्क्स का ये है कि 1/3 नंबर कटता है एक गलत करोगे तो मान लो अगर 3 आपने गलत किया तो एक मतलब एक सही किया आपने और 3 गलत कर दिया तो बराबर हो गए, लीपापोती हो गई। 3 गलत करने पे एक जो सवाल है वो कट गया, आपका सही सवाल। मान लो आपने 30 सवाल सही किए और आपने 9 सवाल गलत कर दिए, 30 सही किए और 9 गलत किए। 9 का मतलब 3 डिडक्ट हो गया, 27, 3 डिडक्ट हो गया तो 27 ही सवाल आपने सही किए। मान लो आपने पीटी में आपने अगर मान लो आपने 100 में से 80 किए, आपने 100 में से 80 किया, 20 आपने छोड़ दिया, 80 में से आपसे हो सकता है कि 15 गलत हो जाए, 15 गलत हो जाए मतलब 65 सही हुआ और 15 गलत हो गया। 15 का मतलब हो गया 5 क्वेश्चन और डिडक्ट हो गया इसमें से, तो आप इसका मतलब है कि आपने कुल मिलाकर 60 सवाल सही किया और 60 पे तो हो ही जाएगा पीटी। तो अगर 80 कर रहे हो उसमें से 15 गलत भी हो गया तब पर भी पीटी सेफ जोन में है, 60 पे तो हो जाएगा। 20 सवाल आपने छोड़ दिया, 100 में से 20 छोड़ दिया, 15 गलत कर दिया, फिर भी हो जाएगा। बहुत असंभव, थोड़ी प्लानिंग, इसका समीकरण सब देख के जाना। कई लोग पता चलता है कि 40, 30, 35 सही किया है और 10 और सही किया 45, और 45 के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है तो 45 ही करके आ जाता है। तो 45 में तो पक्का नहीं होगा सामान्य, क्योंकि 45 में 3-4 गलत भी होगा, 100% सबका तो सब सही नहीं होगा। तो अगर 45 तक जा रहे हो तो और 25 हिट करो, 30 हिट करो, दिमाग लगा के 75 तक जाओ, हो सकता है किस्मत साथ दे दे। क्योंकि यहाँ पे तो बाहर जाना तय है, तो जब लग रहा है तय है बाहर जाना तो क्यों नहीं गेम खेलने। तो उस समय मान लो 4 में से 3 विकल्प भी, जो एक भी विकल्प हटाने की स्थिति में तो 3 में से खेल जाओ गेम। 2 हटा रहे हो तो पक्का उसको हिट करो, 2 में आ रहे हो तो कई बार तीनों हट जाएगा, एक विकल्प बच जाएगा। तो ये ध्यान करना कि अगर 100 में से 80 कर रहे हो, 20 को छोड़ रहे हो, 80 में से 15 गलत हो रहा है, इसका मतलब 65 सही है, 15 गलत है। 15 का मतलब 5 आपका डिडक्ट होगा, 65 में से 5 डिडक्ट हो गया, तो 60 सही है, 60 सही है तो निकल गया आपका पीटी, निकल गया, पास हो। और ज्यादा क्या चाहिए, टॉप थोड़ी करना है।
सी सेट में माधुरी मृदुल द्विवेदी, हमने क्लासेस ले रखी है, हमारी क्लासेस को देख लो एक बार। सी सेट में बहुत बारीकी से मैंने एनालिसिस किया था उस दौर में, बहुत वो जानदार एनालिसिस है हमारा, स्पेशली कंप्रीहेंशन के लिए और लॉजिक के लिए। जिन लोगों ने भी सी सेट पढ़ रखा है उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि निकाल लेंगे हम। बाद में भी मैं मिला था 20 के बाद में भी, तो उन लोगों ने कहा था कि सर पीटी तो सी सेट तो पास कर जाएंगे, सी सेट में अब समस्या नहीं रहेगी। तो आप ठीक से पढ़ो, मनोयोग से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैं सारे प्रश्नों का उत्तर थोड़ी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का मतलब रोहित कुमार कौन सा क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 कौन सा क्वेश्चन 2 रोहित कुमार? हमने शुरुआत में ए सेट के हम क्वेश्चंस को दिखा रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया था। तो आप टीसी गुजर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहा होगा, मैं ये मानता हूँ। मैंने बड़ी ताकत और मन से उसको पढ़ाया था सी सेट को, जो दुखती रग है हिंदी मीडियम वालों के लिए। जानबूझ के उसको बना दिया है लोगों ने, कोचिंग वालों ने, खेल खेल कर 4-5 महीना पढ़ा कर उसको डिफिकल्ट कर दिया है जानबूझ के। हमारी क्लासेस, मेरी क्लास उसमें 8-10 दिन की है, और लोग मैथमेटिक्स वाले हैं। कंप्रीहेंशन में मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से आकाश सिंह, वो आप उसको देख पाओगे। वो थोड़ा उसको पढ़ाने के पहले मुझे बहुत माइंड को अपने को बैठना पड़ता है, तब मैं क्लास लेता हूँ, क्योंकि पकड़ने के लिए कहाँ पे गेम हो रहा है टीचर के लेवल पे जाना पड़ता है, तब आप ठीक से पकड़ पाते हो। मैंने वो प्रयास किया है उसमें। तो आप अब तो मैथ रीजनिंग सही है, ठीक है, मैथ रीजनिंग सही है तो हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लो, मैथ रीजनिंग अगर ठीक है तो कर लोगे, 27 सवाल तो पक्का कर लोगे। अब देखो कम समय बचा हुआ है, कोई नई नई सामग्री हमेशा मत जाओ, जो पढ़े हो उसको रिवीजन कर लो ठीक से, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बारीक से गो थ्रू कर लो। कई बार बहुत आसान टाइप के सवाल आते हैं, वो ऊपर से निकल जाते हैं। तो जो आप पढ़े हो उसको एक राउंड फिर से गो थ्रू कर लो, माइन्यूटली गो थ्रू कर लो। किस चीज़ के जो क्वेश्चन है उनको एक बार तेज गति से लगा लगा के हटाते चले जाओ, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी देख लो। स्पेशली इसमें ऐसे शब्दों को पकड़ो कि कौन सा शब्द आके, जैसे केवल कुछ आया है तो सही हो रहा है, इसका मतलब आगे भी केवल कुछ लगा के वो सही करेगा, क्योंकि लोगों में भर गया है, बैठ गया है कि जहां केवल आता है वो गलत होता है। केवल कुछ लगा के वो सही कर रहा है, केवल के साथ नहीं लगा के सही कर रहा है। केवल और नहीं लग रहा है ना, केवल के साथ नहीं, तो माइल्ड हो गया वो लाइन स्टेटमेंट, थोड़ा हल्का हो गया, तो वहां पे सही कर रहा है। तो ट्रेंड को पकड़ो, कुछ शब्दों को पकड़ के छांट के निकाल लो, और वो आपको मिल जाएगा, फिर से शब्द पक्का मिलेगा। क्लियर? देखो विजय भारतीय, जैसे हम पहले बोले हैं कि केवल के साथ जो विकल्प गलत होगा, बट केवल के साथ नहीं लगा हो, केवल के साथ कुछ लगा हो तो वो सही हो जाएगा। पकड़ने की बात है। यूपीएससी भी तो अपने को हर एक साल पिछले साल की चीजों से मॉडिफाई कर रही है, आपको भी उसको पकड़ो ना। पकड़ोगे तो उसके अकॉर्डिंगली ढल जाओगे, नहीं पकड़ोगे तो फिर तो प्लीज 22 कर लोगे, 22-23 कर लोगे, इतना आसान है। पढ़ते ही पकड़ में आता है कि ये काट के हटाओ, ये काट के हटाओ। ये जटिलता पैदा किया है 19 में, जटिलता पैदा किया है 20 में, थोड़ा 20 में और घुमाया इसने, इस वाले ट्रेंड को उसने पूरी तरीके से लगभग साफ किया है। तो एक खास टाइप का ट्रेंड काम कर रहा था 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में।
एक विशेष प्रकार का ट्रेंड काम कर रहा था। अगर आपने शब्दों को छांट के रख लिया है 11 और 12 में, 12 और 13 में, तो 14 में उसको सब लागू हो रहा था। 14 तक अगर छांट के रखा है 15 में लागू हो रहा था वो ट्रेंड। 20 में 19 का ट्रेंड थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, मैंने भी देखा है 20 का, उसने थोड़ा मॉडिफाई किया है। अब आगे जब लेंगे सीधे तो 20 का ट्रेंड चर्चा करेंगे। आपको पकड़ना होता है वही तो। आप 20 का सवाल सीसेट का 2-3 घंटे का समय दे दो और देखो कौन सा सही हो रहा है सवाल, कौन सा उत्तर गलत हो रहा है। गलत में देखो कौन से शब्दों को लाके उसने गलत किया है और उस शब्दों को छांट के निकाल लो। 1 पेज का गेम है, 1 पेज का गेम है। मान लो सीसेट का सवाल देख रहे हो, 4 विकल्प देख रहे हो, 4 में से पता चलता है ये सही है और 3 गलत है, तो 3 में से खोजो कि कौन कौन से शब्द आए हैं। आप पूरे में आपको हो सकता है 20-25 शब्द आए, तो वो 25 शब्द जब जब आ रहा है तब तब गलत हो रहा है। और सही वाले लाइन में हो सकता है केवल आया हो परंतु उसके साथ कुछ लगा दिया हो, केवल आया उसके साथ नहीं लगा दिया हो, या लाइन में 2 बार नहीं आ गया हो। जिस लाइन में 2 बार नहीं आ जाए वो भी लाइन सही हो रहा है। केवल के साथ कुछ आ रहा है सही हो रहा है, केवल नहीं आ रहा है सही हो रहा है। तो थोड़ा आपको पकड़ना पड़ेगा। बिना और नहीं शब्द आएगा ना वो भी हो रहा है, वो सही विकल्प में बिना नहीं, इसके बिना यह काम नहीं हो सकता है। तो 2 बार आ गया नॉट, इसके बिना ये काम नहीं हो सकता है, तो 2 बार नॉट की स्थिति आ गई। विदाउट दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स कांट बी हैपन। इसका मतलब 2 बार नॉट आ गया, इसका मतलब वो लाइन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और ये 20 में ट्रेंड गेम खेल रहा है, तो आप 2 घंटा सीसेट पे दो और वैसे शब्दों को छांटो जो शब्द आके गलत कर रहा है, और कोई शब्द ऐसा है जो सही वाले में आया वो आके सही उस लाइन को बना रहा है। ये 2 घंटे का काम होगा। 20 का पकड़ के निकाल लो, 19 तक मेरा किया हुआ है, और छांट के अब छांटोगे ना तो वो 21 में काम पक्का करेगा, दिमाग में रखना। क्योंकि टीचर ने कई दिनों के बाद 12, 13, 14, 15 में वो ट्रेंड, एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे। आगे चल के उसने चेंज किया शब्दों को, थोड़ा गेम खेला टीचर ने। आप उस गेम को पकड़ लो, थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ता है बारीक से। 2-3 घंटे का गेम है, छांट के निकाल लो। ये शब्द जब जब आया तब तब गलत कर रहा है, और ये शब्द जब जब आ रहा है वो लाइन सही हो रहा है, वही दिमाग में लेके टीचर फिर सेट करेगा। और आप उस शब्दों को पकड़े हुए हो, तुरंत पकड़ा शब्द ये सही, तो लाइन शब्द जब आ रहा है गलत हो रहा है, हटाओ इसको। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। आप करो, देखो मेहनत करो, बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, बहुत बढ़िया हो सकता है। आप प्रीलिम्स निकालो, प्रीलिम्स देने के बाद तुरंत हमसे बात करना। हम लोग 10 से 11 अक्टूबर को हम रख लेंगे। हमारे पास जितने पढ़े हो सब हम प्रयास करेंगे, या मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, एक पर्टिकुलर डेट को रख दूंगा कि आप चाहे जहाँ पे भी हो हमारे टच में रहो। 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स देने के बाद अपना डिटेल एक भेजो। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अवसर विशेष पे अच्छे लोगों के सानिध्य में बात कराऊं, और आपको कोई अगर किसी प्रकार के मैटर की ज़रूरत हो, किसी प्रकार का कोई और कठिनाई है पढ़ाई के क्रम में, कुछ लिख के चेक कराना हो, ठीक है, हमसे आज से 2 साल पहले जुड़े हो, साल भर पहले जुड़े हो, मैं प्रयास करूंगा कुछ टाइम आपको दूं अलग से, स्पेशली इथिक्स वाले खंड में, जो लोग फिलॉसफी में जुड़े हैं फिलॉसफी वाले खंड में, इससे वाले पार्ट में, जिसमें मेरी उपस्थिति आपको निसंदेह फायदा पहुंचाएगी। पीटी तो निकालो, ये सुविधा मिलेगी केवल पीटी निकालने वालों को ही। जिसका नहीं हो वो अगले साल पीटी निकालेगा, तो टाइम मैं जरूर दूंगा। बिल्कुल मैं भी चाहता हूं, क्योंकि इस बात भी पता होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में टॉप 200 में शायद कोई नहीं है, फिर भी कोचिंग लोग खेल रहे हैं। कोचिंग में भीड़ उमड़ गई है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में सीट नहीं मिल रही है, वर्कशॉप में 2-2 हजार लोग पहुंच रहे हैं कोचिंगों में, और मैंने दिल्ली छोड़ दिया। ये दशा है, क्या कर लेगा वो? रिजल्ट देखेगा तो स्थिति, रिजल्ट बिना जाने किससे पढ़ना है उसको कोई मतलब नहीं है, तो देख के भी थोड़ी बहुत निराशा होती है। उस जाल से थोड़ी दूर रहोगे ना तो निस्संदेह आप आगे की श्रेणी में आ जाओगे। और मेरा प्रयास है इस बात कि कुछ ऐसी चीज़ों को मैं दिखा दूँ।
बहुत दिन ऐसा हो गया है कि जब मैं इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, फिर से मैं एक्टिव हूँ पिछले 4-5 सालों के बाद, फिर से पिछले साल से मैं एक्टिव हूँ। असर पड़ेगा निसंदेह, ठीक से मैंने फील्ड पे असर डाल रखा है पास्ट में, व्यापक अनुभव है, बारीकियों से मैं एक एक बारीकियों से परिचित हूँ, और लाभ आपको मेंस में मेरा मिले आपको, ये मैं प्रयास करूँगा। प्रीलिम्स पास करो, इसमें आपका मेहनत, आपका भाग्य, आपकी भूमिका प्रधान है। मेरी भूमिका कम है प्रीलिम्स में, मेंस वाले में मेरी भूमिका ठीक ठीक है, उसमें मेरा लाभ लो, मेरे सानिध्य का लाभ मिले आपको, मैं ये प्रयास करूँगा। ऑनलाइन जूम से हम लोग जुड़ के बात कर सकते हैं, जूम पे डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छे से करो। और अभी हम प्रीलिम्स के तुरंत बाद ऑनलाइन फिलॉसफी की क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट शुरू करेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लास। अभी तक लोग रिकॉर्डिंग देख रहे थे, प्रयास करेंगे ऑनलाइन लाइव हम इथिक्स या तो हिंदी में शुरू करें या अंग्रेजी में शुरू करें, वो अभी डिसाइड नहीं किया। ऑनलाइन लाइव एक्सक्लूसिव, क्योंकि पहले वाला हमारा इथिक्स का कुछ चीज़ें वायरल भी हुई हैं, व्यापक परिवर्तन कर डालेंगे। कितना हमारा वायरल कर लेगा, मेरी मौलिकता थोड़ी उससे नष्ट होगी। ठीक है, बहुत लोग फायदे में हैं, ठीक है, फायदा उठाओ, आनंद लो। जो उस दौर में पढ़ाया गया एक लेवल पे पढ़ाया गया, बट बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई होती रहती है। नया जो पढ़ाऊंगा विथ मॉडिफिकेशन, लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ, वो रखेंगे तुरंत प्रीलिम्स के बाद। अभी तो आप पूरा बल प्रीलिम्स पे दो, फोकस करो प्रीलिम्स पे। टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल पे फेसबुक देखना बंद कर दो, 100% बंद। अगर आप दूर हो घर परिवार से तो केवल आधा घंटा बात करो घर परिवार से। कोई मित्र हो ठहाकेबाजी जिससे हो सकती हो, उस मित्र से हंसी मजाक करो, 10 मिनट हंसी मजाक वाली बात करो, या फिर टॉपिक पे डिस्कशन हो। फालतू का न्यूज, फालतू का कोई चीज़, कभी लगे तो 10 मिनट गाना, पुराना गाना सुन लो। आपकी अगर अभिरुचि हो किसी और चीज़ में, भजन इत्यादि, 10 मिनट सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने रिलीजन से रिलेटेड जो कुछ ऐसा लगता है थोड़ा बहुत, जिससे आपको मस्तिष्क कूल होता है, उसको सुन लो। ये कोई इससे समय की बर्बादी नहीं होगी, मस्तिष्क फ्रेश होता रहेगा। नहीं तो इस स्तर पे ना मस्तिष्क बंद होने लगता है, इसके भीतर जाता नहीं है। और कभी बैठ के मुस्कुराओ अपनी चीज़ों पे कि मज़ा आ रहा है, कितनी पढ़ाई चल रही है, आज बीता, कल बीता, परसों बीता। ये भी एक आनंद का क्षण होता है जिस दौर से आप गुजर रहे हो। पता नहीं चलता है कब खाना खाया, कब सो गया, कब सुबह में जग गया, बस अपने को झोंक दिए हो। रात को पढ़ते पढ़ते सोना है, रात को टीवी देख के बिल्कुल मत सोना, मोबाइल देख के बिल्कुल मत सो, एकदम ऑफ कर दो, फेसबुक ऑफ कर दो, तमाम चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। अभी पेपर भी नहीं पढ़ोगे तो काम चलेगा, अभी 10 दिन का पेपर बंद कर दो, पेपर मत देखो, क्योंकि इतना भी अब करंट आएगा नहीं। पेपर मत देखो, टीवी मत देखो, कुछ मत देखो, अभी दिन रात फोकस हो पेपर पे, सुबह से शाम। या तो डिस्कशन चल रहा है, या अभ्यास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, पढ़ाई चल रही है, एकदम बारीकी के साथ। गवर्नमेंट की योजनाओं को बारीक से देख लो, पिछली बार योजनाओं पे कम सवाल है, हो सकता है अचानक बढ़ा दे। गेम करता रहता है यूपीएससी। पिछली बार देखोगे डी विकल्प खूब तेजी से आया है, टॉप अब 20 में देखोगे, अगर केवल डी मार दियो तो 10 सवाल सही हो गए शुरुआत में ही। हो सकता है कि ए विकल्प लोग कम हिट करते हैं, डी लेस इंपॉर्टेंट देते हैं, हो सकता है बी और ए पे गेम ज़्यादा खेल जाए। तो कई बार ट्रेंड में परिवर्तन आता रहता है। जनरली डी पे जाके हिट करना कम होता है, लोग ए या बी में ज़्यादा करते हैं। पिछली बार डी पे देखोगे ना, शुरुआत के 10 में 20 में 10 डी है। इस सीरीज में, दूसरे सीरीज में कुछ और गेम खेल रखा है उन लोगों ने। तो सब पार्ट है, वो सब चीज़ें आप, वो बहुत तगड़ा फिर एनालिसिस चाहिए उसके लिए, गेम चाहिए। तो आप सतर्क होकर गेम खेलो। अब इस पक्षों में नहीं, जो मैंने बताया वो ध्यान करो। प्रीवियस इसका सवाल देखो, शब्दों को छाँट छाँट के निकालो। ये लाइन गलत हुआ, इसमें ये शब्द आया था इसलिए लाइन गलत हुआ, वही शब्द का फिर इस्तेमाल करेगा टीचर उस लाइन को गलत करने के लिए। शब्दों को स्तर पे चले जाओ। वाक्य तो बहुत बड़ी बात है, शब्द के स्तर पर उतर गए। इस स्तर पर जो उतर जाता है उस पर सफलता कैसे मिलेगी?
शब्द तो ब्रह्म के समान है, उससे ज़्यादा ताकतवर कुछ होता नहीं है। ठीक है, रनिंग कर लो थोड़ा बहुत, सुबह सुबह योगाभ्यास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठे बैठे खूब सवालों को दिन भर घुमाते रहो, थोड़ा घूमते रहो, वापस में कमरे में टहलते रहो, पलते रहो, एंजॉय करो, ये भी मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो। आप जीवन के निर्माण के एक बड़े ही बेहतरीन फेज से गुजर रहे हो। तो ऊपर वाले को कभी कभी याद कर लो, मदर फादर को याद कर लो, पूर्वजों को याद कर लो। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो पूर्वजों का भी एक बार ध्यान रख लो, उनको भी थोड़ा एक बार बोल दो कि मेरा हो जाए, आप लोग मदद करें जहाँ पे भी, अगर मानते हो तो। नहीं मानते हो तो अपनी दिशा में। कब किस कौन सी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी कहना मुश्किल काम है। 10 फट्टा मारते हो, 10 में से हो सकता है 7 सही हो जाए, किस्मत ये होती है। और 10 में से 10 भी गलत हो सकता है। तो ये भी थोड़ा बहुत काम करता है पीटी में, लक फैक्टर काम करता है। आप सारे लोग अच्छे से कार्य करो। प्रीलिम्स देने के बाद 11 तारीख को प्रयास करेंगे हम सारे लोग मिले, ऑनलाइन फिर से मिलेंगे, बताना अपने पक्षों को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।